स्टार्ट करते हैं अपना सेमीकंडक्टर चैप्टर, अपना लास्ट चैप्टर ऑफ दिस माइंड मैप सीरीज। इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज्यादा है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ही हैं। अगर किसी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो भैया कहां से वो कंडक्शन कराएगा। तो उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या कर पाए, अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ पाए, यानी कि ऐसे समझो कि अपने बॉन्ड को तोड़ के लैटिस में जा पाए, उतनी एनर्जी ही नहीं है। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल से, ये बात याद रखना कभी भी काम में आ जाए तो। टोटल होल्स तो आपके पास अब 30 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे। टू मेजर द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, डायनेमिक रेजिस्टेंस यूज करने के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस कब आएगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल भाई। स्टार्ट करते हैं अपना सेमीकंडक्टर चैप्टर, अपना लास्ट चैप्टर ऑफ दिस माइंड मैप सीरीज एंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 जो हमारा जेईई के सिलेबस के अंदर है। तो कि सेमीकंडक्टर को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब तक की जर्नी हमने कोशिश की है कि हम बहुत अच्छी, सुंदर, आसान आपके लिए बना दिए। माइंड मैप के अंदर हमने कोशिश की है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको माइंड मैप कराया जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन का भी रिवीजन हो एंड क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी आपको आएगी, किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर के अंदर भी हम वही वाला काम करने वाले हैं जैसा हमने बाकी चैप्टर्स के अंदर किया है। इस चैप्टर में भी हम क्वेश्चंस के साथ ही आपको माइंड मैप देंगे। थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर ज्यादा होता है, इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज्यादा है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ही हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा, इस चैप्टर के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाले हैं, एक तो नॉर्मल बाइसिंग के, कि फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग क्या होते हैं। उस सर्किट में लगा दिया जाएगा एक डायोड को, तो कितना करंट होगा, कितना वोल्टेज होगा, वो सब पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है बेटा, जिनर ब्रेकडाउन के ऊपर बहुत सारे सवाल भर भर के पूछे गए हैं, जिनर ब्रेकडाउन। एंड थर्ड आपके पास जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है वो आता है लॉजिक गेट्स। ये मान के चलिए सेमीकंडक्टर के अगर 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो 80 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे से ही बनेंगे, जो मैंने आपको 3 टॉपिक का नाम दिया है। एक तो आपके पास क्या, सिंपल बाइसिंग वाले क्वेश्चन, डायोड लगा दिया, फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में, वो सब चीजें। सेकंड आपके पास कॉन्सेप्ट है जिनर डायोड का, एंड थर्ड आपके पास कॉन्सेप्ट है लॉजिक गेट्स का। अब चाहे पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैक्सिमम सवाल आपको यहां पर ही मिल जाएंगे। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल स्टार्ट करेंगे। तो भैया अपने पास जो सॉलिड्स है बेटा, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया। सॉलिड्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। एक होता है आपके पास कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर आपको पता है आपके पास क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। क्या है आपके पास, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और सेमीकंडक्टर में हम बोल सकते हैं बेटा, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, कुछ बाउंडेड है आपके पास। राइट, तो हमने क्या किया, इन सॉलिड्स को पहले 2 तरीकों से क्लासिफाई करने की कोशिश की। एक तो कैसे, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया, किसके हिसाब से बेटा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के हिसाब से, कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होंगे वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। क्योंकि कंडक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो भैया कहां से वो कंडक्शन कराएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, या उल्टा बोलो रेजिस्टिविटी, तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है वो अच्छा कंडक्टर है, जिसकी कंडक्टिविटी कम है वो अच्छा आपके पास इंसुलेटर है, ये बोल सकते हैं। या फिर हम रेजिस्टिविटी के हिस्से पे बात करें तो रेजिस्टिविटी बेटा आपके पास क्या है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, यानी कि कंडक्टिविटी बहुत कम। आपको सबको पता है क्या, जो सिग्मा होता है वो होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है बेटा आपके पास, कंडक्टिविटी, और रो क्या होता है बेटा आपके पास, रेजिस्टिविटी। और आप सभी को पता है बेटा किसका रिलेशन, सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, 1/रो के बराबर। यानी कि रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा तो कंडक्टिविटी बहुत कम। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है। इसका मतलब कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, रेजिस्टिविटी बहुत कम। सिमिलरली इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, कंडक्टिविटी बहुत कम। और आपके पास इसका सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होगी, इंसुलेटर से ज्यादा होगी।
रजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा शो करेगा, इंसुलेटर से कम शो करेगा रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। तो इसकी कुछ डेटाबेस चीजें हैं जो कि आपको लिखी हुई है कि कंडक्टर के अंदर अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री, है ना, और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, है ना, कि बहुत कम है, यहां पर बहुत ज्यादा है, और यहां पर क्या बेटा आपके पास बीच बीच में थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत नहीं है। दूसरा, कंडक्टर हाई होती है, इंसुलेटर की लो होती है, इनकी बीच में होती है। ये डेटा है आपके पास। लो रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी, सेमीकंडक्टर की बीच बीच में होगी, इंसुलेटर की बहुत ज्यादा हाई होगी रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर का, हाँ टेम्परेचर का ध्यान रखना बेटा आपके पास, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, किसमें? सेमीकंडक्टर में। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम होगी बेटा, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है बेटा? रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस बढ़ता है। और यहां पर क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है एक तरीके से। तो याद रखना बेटा आपके पास एक अल्फा होता है, याद करो आपने कुछ पढ़ा था अल्फा। अल्फा क्या था? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। याद करो, याद करो क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा ये जो अल्फा होता है वो आपके पास पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, पर आपके पास नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए। ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है जी। ये जो सारी चीजें हैं आपकी बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड है, चाहो तो आप पढ़ सकते हैं एक बार, मैं तो सिर्फ आगे ही स्किप करूंगा इसको। आगे देखिए आपके पास अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से शुरू हो जाता है एक तरीके से सेमीकंडक्टर की बातें समझने वाली। एक्चुअली क्या होता है जब आपके पास आइसोलेटेड एटम्स होते हैं बेटा, आइसोलेटेड एटम मतलब जैसे मान लो कार्बन का एक एटम है, सिलिकॉन का एक एटम है, तो उसके फिक्स एनर्जी लेवल्स है कि भैया 1s2 2s2 2p6, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी फिक्स हो गई, सेकंड शेल की एनर्जी फिक्स हो गई। नई बात समझ में आई? जैसे हाइड्रोजन के अंदर बात करते हैं, बोर मॉडल के अंदर आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 थी, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 थी, थर्ड सेल के अंदर एनर्जी -1.51 थी, फोर्थ सेल के अंदर एनर्जी -0.5 थी, इस तरीके से मतलब -0.85 थी। इस तरीके से बहुत तरीके की हमने एनर्जी देखी थी, यानी कि हर एक शेल की एनर्जी कहते हैं फिक्स्ड थी। पर जब ये एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि एक लैटिस में बैठे, लैटिस में मतलब जहां पर हजारों करोड़ों एटम्स हैं आसपास में, एक एटम के बराबर में पड़ोसी भी सेम एटम है, यहां पर भी सेम एटम, यहां पर भी सेम एटम, यहां पर भी सेम एटम, ऐसे क्या है अगर वो लैटिस का हिस्सा बन चुका है एटम, तो वहां पर जो ये एनर्जी है वो एनर्जी फिक्स्ड ना होकर लेवल, एक गैप में क्या हो जाती है, गैप का मतलब एक बैंड में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लेट्स से हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एक एटम है तो, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर ये हाइड्रोजन एटम एक लैटिस के अंदर बैठा हो, पूरा का पूरा हाइड्रोजन से बना हुआ एक सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये सबके साथ बॉन्ड बना के बैठा है, तो इसकी फर्स्ट शेल की एनर्जी हो सकती है -13 से लेकर -14 के बीच की, ऐसा बोल दिया जा सकता है। यानी कि जो एनर्जी फिक्स थी वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई इंटू टू हिस्सा। यानी कि जो वैलेंस बैंड होता है, जो वैलेंस बैंड की एक फिक्स शेल की एनर्जी है वो क्या हो गई बेटा, एक कुल मिला के स्प्लिट हो गई एक रेंज के अंदर। तो उस रेंज को क्या बोला जाता है बेटा, वैलेंस बैंड। और अगर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड से हटके अनबाउंडेड हो गया, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड में चला गया। किसमें चला गया बेटा, कंडक्शन बैंड में चला गया। कंडक्शन बैंड कुछ नहीं है, कंडक्शन बैंड का मतलब केवल ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से हटा दिया, इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से निकाल लिया, यानी कि वो फ्री टू मूव है तो मटेरियल के अंदर ही, पर वो फ्री टू मूव है। तो यानी कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड के अंदर है मतलब वो बाउंडेड है, यानी कि जो लास्ट बैंड है वैलेंस शेल जो है उसका इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल के अंदर ही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है। पर अगर हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, बॉन्ड टूट गया और वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस मटेरियल लैटिस के अंदर फ्री टू मूव है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसका कहलाएगा बेटा, कंडक्शन बैंड का कहलाता है। तो वैलेंस बैंड क्या है, दिस इज द लोअर एनर्जी बैंड विच कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस वाले, वो वैलेंस बैंड हो गया। अब ऑब्वियसली बात है वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तभी इसको वैलेंस शेल बोला। वैलेंस शेल किसे बोलते हैं बेटा, जिस शेल में लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है हमने उस शेल को वैलेंस शेल बोला जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब वैलेंस जो शेल है या वैलेंस जो बैंड है वो पार्शियली फील्ड होगा,
या फुल्ली फील्ड होगा, लेकिन उसके अंदर कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। एम्प्टी होगा तो बेटा वो वैलेंस बैंड कहलाएगा ही नहीं, वो वैलेंस शेल कहलाएगा ही नहीं। वैलेंस शेल हम किसे बोलते हैं? जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, वो लास्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि वैलेंस बैंड के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, एम्प्टी कभी नहीं हो सकता। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड, जो इलेक्ट्रॉन है इस बैंड में वो बाउंडेड हैं, तो वो नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट बताया था। अब अगर हमने थोड़ी सी एनर्जी दी तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन टूटकर कहां चले गए? लैटिस में चले गए। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, तो वो किसके इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? कंडक्शन बैंड के कहलाएंगे। तो कंडक्शन बैंड के अंदर यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी मौजूद हो किसी मटेरियल में, नहीं भी हो सकते, यानी कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है और फील्ड भी हो सकता है। दिस इज द हायर बैंड कंटेनिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी, या तो वो खाली होगा या कुछ ना कुछ उसके अंदर फील्ड होगा। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बैंड टेक्स पार्ट इन द कंडक्शन करंट। ऑब्वियसली बात है, इस बैंड में जो करंट इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें क्या, वो क्या करेंगे? करंट में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, है ना। अगर ये बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? वैलेंस बैंड में है, इसका मतलब कोई कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज फोरबिड टू इन दिस एनर्जी गैप, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या कर पाए? अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ पाए, यानी कि ऐसे समझो कि अपने बॉन्ड को तोड़ के लैटिस में जा पाए, उतनी एनर्जी ही नहीं है अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो। उसके बाद द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, अब आती है बात, जैसे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसे यहां पर क्या बोला गया बेटा? फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोला गया? फोरबिडन एनर्जी गैप। जैसे देखो ये वैलेंस बैंड है, पहले वैलेंस बैंड की इतनी एनर्जी थी, पर क्योंकि अब लैटिस में स्प्लिट हो गया है तो वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या हुई? स्प्लिट हो गई कि लोअर एनर्जी लेवल, ये हाई एनर्जी लेवल, किसका बेटा? वैलेंस बैंड का। अब वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, वैलेंस बैंड की एनर्जी, वैलेंस बैंड मैक्सिमम, और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, इनके बीच का जो गैप होता है इसे बोलते हैं बेटा फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फोरबिडन एनर्जी गैप। ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है। जिस मटेरियल के लिए ये गैप ज्यादा होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंडेड होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर ये गैप बहुत कम है तो यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उस मटेरियल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के अंदर एनर्जी बहुत कम चाहिए। इसका मतलब बेटा क्या है? वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, ऐसा बोल सकते हैं बेटा आपके पास। तो डेल्टा ईजी फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है बेटा? कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी ये वाला माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, ये वाली एनर्जी को डिफरेंस कर देंगे तो ये गैप मिल जाएगा। इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस गैप, यानी कि इस गैप में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या तो यहां होगा या यहां होगा, यहां है मतलब बाउंडेड है, यहां मतलब फ्री है, खत्म। उसके बाद विड्थ इज मोर, अगर विड्थ ज्यादा है देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद न्यूक्लियस, यही बताया भाई ने तुम्हारे। विड्थ ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिप्रेजेंट की जाती है, जनरली जूल में भी कर सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादातर की जाएगी आपके पास। और अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पता है एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? जो बॉन्ड टूटने की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ती जाएगी, तो आपके पास वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आप देखोगे ध्यान से तो इन्हीं एनर्जी बैंड के हिसाब से, इन्हीं एनर्जी बैंड के हिसाब से हमने क्या किया? आपके पास तीनों मेटल क्लासिफाई कर दिया। तो हमें पता है अगर आपके पास ये बैंड गैप बहुत कम है तो भैया इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन हो जाएगा। ये बैंड गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में बहुत ज्यादा क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। अब दिमाग लगाओ लॉजिकली, कौन सबसे कम कंडक्शन कराता है? इंसुलेटर। तो ऑब्वियसली बात है इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप पाया गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। कंडक्शन के लिए ये क्या बोलते हैं? बैंड गैप पाया ही नहीं गया, यानी कि जो डेल्टा ईजी है, डेल्टा ईजी किसके बराबर है? यहां पर 0 के बराबर। यहां पर क्या हो रहा है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड के भी है। अरे बात क्लियर है क्या? सही है ना। और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर के लिए जो ये गैप है बेटा वो नियर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया गया, नियर टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया गया, तो ये हो गया सेमीकंडक्टर के लिए कहानी। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं जो डेटा है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो आपके पास जो ये मटेरियल है वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अगर एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा, और एनर्जी गैप है ही नहीं या बहुत ही नेग्लिजिबल एनर्जी गैप है तो आपके पास वो मटेरियल कंडक्टर की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा।
इसके बाद सेमीकंडक्टर, क्योंकि चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर को दो हिस्सों में बांटा गया बेटा, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब क्या है मालिक? प्योर का मतलब होता है इसके अंदर मान लो सिलिकॉन का, हम जनरली दो टाइप के पढ़ेंगे, तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम आपके पास। तो जो सिलिकॉन का आपके पास बेटा क्या है, सेमीकंडक्टर है, तो उसके अंदर सारे सिलिकॉन एटम प्रेजेंट है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। अगर वो जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो वहां पर बेटा सारे के सारे क्या है, जर्मेनियम के एटम्स प्रेजेंट है और कोई एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हो रहा होता है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। चलो मैंने डायग्राम बना ही रखा है, यहां पे देखो ध्यान से। आपको पता है हर एक सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम एटम 4 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा बेटा, आपके पास भरा होगा। फाइनली मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 4 होंगे आपके पास। जी मालिक। तो आप देख पाओगे बेटा, मान लो इसके पास 4 हैं, बराबर वाले के पास भी एक यहां से ले लिया, 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 ये बॉन्ड बना लिए बेटा, बना लिए बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। जी मालिक। अब बेटा क्या होता है, बॉन्ड बनने का मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन किसमें, वैलेंस बैंड में। अब रूम टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी ना कभी केटीजी में, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि आपके पास एनर्जी होती है आपके पास 3/2 केटी, है ना, केटी, या फिर F/2 केटी, इस टाइप से कुछ गैस की एनर्जीज होती है। तो यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस कमरे की एनर्जी बढ़ेगी एक तरीके से। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री के हिसाब से कुछ तो मुझे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। और वो एनर्जी अगर कुछ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा दे, मतलब क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ दे, तो वो क्या करेगा बेटा, कि एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कहां चला गया बेटा, लैटिस के अंदर घूमने चला गया। अब ये लैटिस में घूम रहा है, तो यहां पे क्या बन गया बेटा, एक होल बन गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इस वैकेंसी को क्या नाम दिया जाता है बेटा, होल नाम दिया जाता है। इसे बोलते हैं थर्मल एजिटेशन, यानी कि जो हीट के कारण, जो क्या बोलते हैं, सराउंडिंग की एनर्जी के कारण, टेम्परेचर के कारण, रूम टेम्परेचर के कारण, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, वो टूट के लैटिस में चले जाए, यानी कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और एक इलेक्ट्रॉन के बदले एक क्या बन गया, होल बन गया। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो एक होल बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो 2 होल बन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो 3 होल बन जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर काम हो रहा होता है। तो देखो यहां पर Ne बराबर NH बराबर Ni, यानी कि जैसे हमने प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन बोला था, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोला था, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों किसके हिस्से हैं बेटा, कौन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हिस्से हैं। तो यहां पर क्या बोल दिया गया, इंट्रिंसिक चार्ज के रेट से डिनोट कर दिया गया, Ni से नोट कर दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर देखने की बात बेटा क्या है, यहां पर करंट दोनों के कारण आएगा। एक तो भैया जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा, अब देख ध्यान से, लॉजिकल बात बताता हूं मैं तेरे को, कि अगर आपके पास, चलो यहां बना देता हूं, अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ होल्स हैं बेटा। तो ये होल्स होते हैं ना बेटा, होल्स एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव है नहीं है, एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अब दिमाग लगाओ कि अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, बैटरा लगा दूं, अगर मैं बैटरा लगा दूं तो बैटरा क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आ गया, ऐसे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स कहां लगता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगता है, तो होल्स ऐसे चलने लगेंगे। और आपके पास इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा बेटा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं करंट कहां होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन के। अरे इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज अगर चल रहे हैं तो उनके कारण जो करंट आएगा वो कहां आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कहां पर आया, वो इधर आया सर। तो I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, और होल्स ऐसे चल रहे हैं, और जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर ही क्या चलता है बेटा, करंट चलता है। तो होल के कारण भी करंट कहां पर आया, I ड्यू टू होल्स भी इधर ही आ रहा है। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहां पर टोटल करंट क्या होगा, I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड I ड्यू टू होल्स। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। कंडक्टिविटी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कब, J इज इक्वल टू सिग्मा ई वगैरह को। J इज इक्वल टू सिग्मा ई को बेटा हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिराइव करके चाहें तो इसमें कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एन इंटू म्यू ई। ये क्या है, म्यू क्या है, मोबिलिटी, म्यू क्या है, मोबिलिटी। तो बेटा अगर होल हो
और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही चार्ज क्या सेम है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव नेगेटिव और होल का उतना ही पॉजिटिव मान लेंगे। तो आपके पास यहां पर क्या है, ई तो बाहर आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स म्यू ऑफ। याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल से, ये बात याद रखना कभी भी काम में आ जाए तो यहां पर टोटल कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, दोनों को क्या कर दो बेटा जोड़ दो। आपके पास मैंने अभी अभी बोला क्या बोलते हैं, आपके पास जो मोबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है, होल्स की ज्यादा है, तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे आ जाएगा म्यू होल एन होल एंड ई होल। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो कुल मिला के थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक अगर आपको बस इतना भी याद रख लो, ये फालतू चीजें मत याद रखो, छोड़ो इसको, छोड़ो इतना। इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी इतना हो गया, होल का कंडक्टिविटी इतना हो गया। क्या मेरी बात की, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल कंडक्टिविटी मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या पाया गया बेटा कि ये जो रूम टेम्परेचर से एनर्जी प्राप्त करके जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है बेटा, ये पुअर कंडक्टर होता है बेटा ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना बेटा, कंडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा नहीं होती बेटा। कंडक्टिविटी क्या है बेटा, पुअर कंडक्टिविटी है। ज्यादा कंडक्टिविटी हल्की फुल्की करा रहा है, हल्की फुल्की से अपना काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा चाहिए के लिए क्या करते हैं बेटा, हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, इसे बोलते हैं डिजायरेबल इंप्योरिटीज, यानी कि जो हम चाहते हैं, इंटेंशनल इंप्योरिटीज है जो हमने ऐड की है ताकि क्या हो, अपनी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और जब अपना एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, साफ सुथरे सेमीकंडक्टर के अंदर हम इंप्योरिटी डाल देते हैं तो उसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंप्योर सेमीकंडक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो बताओ, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा क्यों रहे हैं, टेम्परेचर के कारण। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाए, तो रूम टेम्परेचर की कोई एनर्जी ही नहीं होगी। एनर्जी नहीं होगी तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो 0 केल्विन पर एक सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा कैसे, इंसुलेटर की तरह, यही यहां पर लिखा होगा। उसके बाद अगर मैंने 0 केल्विन से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया तो रूम टेम्परेचर की थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी, तो आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया तो रूम टेम्परेचर की और एनर्जी बढ़ी, तो थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने बताया आपको क्योंकि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी क्या है, काफी कम है, तो उसमें कुछ हल्की फुल्की इंप्योरिटी ऐड करके, हल्की फुल्की का मतलब होता है 10 लाख में कोई एक, मान लो 10 लाख सिलिकॉन एटम में से कोई एक सिलिकॉन एटम को हटा के एक क्या डाल दी, इंप्योरिटी डाल दी। तो बहुत कम मात्रा में क्या डाल देते बेटा, हम इंप्योरिटीज डाल देते हैं। तो आपके पास क्या बोला जाता है, कुल मिला के क्या बोलते हैं, इंप्योर सेमीकंडक्टर बन जाता है। और इंप्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंप्योरिटी का कई बार रेशियो ऐसे लिया जाता है कि अगर मैं 1:10⁴ डाल दूं, इसमें ऐड कर दूं, या फिर 1:10⁶, या फिर 1:10⁸। इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखो 10,000 में एटम में से एक एटम को इंप्योर डाल दिया, यहां पर 1 लाख में से एक, सॉरी 1 लाख नहीं, 10 लाख में से एक, यहां पर 10 करोड़ में से एक। तो 10 करोड़ में से एक, यानी कि इसमें तो बहुत कम इंप्योरिटी ऐड की है ना। इसे बोलते हैं लाइटली डॉप्ड, वेरी लाइटली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, आपके पास ये मॉडरेटली डॉप्ड, यहां पर मॉडरेटली डोपिंग की गई है। और यहां पर बेटा क्या है, ये हैवीली डॉप्ड। यहां पर क्या 10,000 में से एक डाला है इंप्योरिटी, तो इनके मुकाबले तो क्या है, ज्यादा इंप्योरिटी ऐड हो रखी है, तो ये क्या है बेटा, आपके पास हैवीली डॉप्ड है। तो कुल मिला के अगर मैं इंट्रिंसिक में डोपेंट डालू, डोपेंट मतलब जो इंप्योरिटी ऐड कर रहा हूं उसका नाम डोपेंट है ना, मतलब इंप्योरिटी डालने के प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है, और जो इंप्योरिटी डाल रहा हूं उसको डोपेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोपेंट बोला जाता है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा आपके पास। तो आपके पास दो तरीके की इंप्योरिटी डलती है, आप सबको पता है। एक होती है ट्राइवेलेंट, यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और एक होती है पेंटावेलेंट, जिसकी वैलेंसी 5 है। क्या मेरी बात क्लियर है? ग्रुप 14 के एलिमेंट कौन हो गए आपके पास, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ग्रुप 15 के डालोगे तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड हो गई, एंड ग्रुप 13 के डालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, जैसे एल्यूमिनियम डाल दिया तो आपके पास ट्राइवेलेंट हो गया, तो आपके पास वो पी टाइप बन जाता है। और अगर मैंने पेंटावेलेंट डाल दिया, यानी कि फोस्फोरस डाल दिया, तो आपके पास क्या बन जाता है, कुल मिला के एन टाइप बन जाता है।
क्या होते हैं पी टाइप एन टाइप? तो ऑब्वियस सी बात है, याद रखना बेटा, आपके पास पेंटावेलेंट बन गए तो ये एन टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन टाइप। और ट्राइवेलेंट डालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? पी टाइप। सबको पता है एन टाइप में क्या होता है बेटा? होल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। किससे बेटा? नंबर ऑफ होल्स से। और यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे पी टाइप में। किससे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सही है जी। अब ध्यान से देखो, शुरुआत में क्या था आपके पास? चार 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 वैसे, उसमें से एक हटा के मैंने क्या डाल दिया? ये डाल दिया। तो इन चार ने बॉन्ड बना लिया, एक तो फ्री रह गया। तो देखो यहां पर जितनी इंप्योरिटी ऐड करोगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन तो अपने को मिल गए, क्योंकि एक इंप्योरिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यानी कि यहां पर अभी मैं अगर थर्मल एजिटेशन वाला बात ना मांग, थर्मल एजिटेशन मतलब क्या होता था बेटा? जब एनर्जी लेके, रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाता था। तो अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता था, अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे एक होल बन गया, यहां पर एक क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यानी कि जो रूम टेम्परेचर वाली एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन होल बन रहे थे, वो तो बनेंगे ही अभी भी। अब यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, कहां से बेटा? इंप्योरिटी के कारण। यानी कि देख, इलेक्ट्रॉन तो दो वजहों से आ रहे हैं, एक तो बॉन्ड ब्रेकिंग से और एक जो आपके पास क्या है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से। तो इलेक्ट्रॉन के होने के कारण दो हैं, जबकि होल होने के कारण एक ही है, एनर्जी, रूम टेम्परेचर वाली एनर्जी। यानी कि यहां पर होल्स की मात्रा कम होगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी। क्या मेरी बात क्लियर है ना? थोड़ा बहुत पढ़ते रहना बेटा बीच बीच में, है ना? मैं सिर्फ समझाने आया हूं यहां पे, और बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा, फिर माइंड में आपका कोई सेंस नहीं बनता। पी टाइप के अंदर क्या होता है बेटा? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी के अंदर क्या होता है बेटा? तीन इलेक्ट्रॉन ने तीन बॉन्ड बना लिए, तो एक तरीके से यहां पे क्या, एक होल बच गया, वैकेंसी बच गई, जो बॉन्ड नहीं बना पाई है। तो यानी कि जितने ज्यादा एटम डालोगे ट्राईवेलेंट के, उतने एक एक होल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मान लो आपने 10 ट्राईवेलेंट एटम डाल दिए, 10 सिलिकॉन को हटा के 10 ट्राईवेलेंट एटम डाल दिए, तो 10 होल तो आपको वहां से मिल गए। और अब जो बॉन्ड ब्रेक हुए, मान लो 20 तरीके के बॉन्ड ब्रेक हो गए, 20 बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो 20 होल्स और 20 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। तो टोटल होल्स तो आपके पास अब 30 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 20। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? यहां पे केवल बॉन्ड ब्रेक होने से। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? जब बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। और होल एक तरीके से और मिल रहे हैं, यानी कि होल मिलने के कारण दो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण एक ही है। तो जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं बेटा आपके पास, तो होल्स ज्यादा हो जाते हैं, और आपके पास क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के इसे बोल दिया जाता है पी टाइप। क्या बोल दिया जाता है? पी टाइप। याद रखना, चाहे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करो चाहे ट्राईवेलेंट, है दोनों ही न्यूट्रल। बच्चे को लगता है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिव हो गया। अरे भाई नेगेटिव काहे हो गया? जो इंप्योरिटी हमने ऐड करी है बेटा, इसमें 5 जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने तो प्रोटॉन थे ना बेटा। ये फोस्फोरस का जो एटम है वो न्यूट्रल एटम ऐड किया ना बेटा हमने। तो ये ओवरऑल अभी भी क्या है? लैटिस, इसका भी न्यूट्रल है और इसका भी क्या है बेटा? न्यूट्रल है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। मास सेक्शन लॉ क्या बोलता है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो Ni इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में जो Ni था उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टर एटम गेट्स आयनाइज्ड लीविंग होल्स इन द वैलेंस बैंड। thus at the room temperature the density of the holes in the valence band is predominantly due to the impurity in the extrinsic semiconductor. rate of generation of charge carrier is equal to the rate of recombination of charge carrier. इसे बोला जाता है बेटा मास एक्शन लो। केवल आपको स्टेटमेंट रखनी है, इसी के ऊपर एक आधे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स होगा वो Ni के स्क्वायर के बराबर होगा जी। इसके बाद आता है बेटा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बहुत समझने वाली चीज होती है बेटा। पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है? एक पी टाइप और एक एन टाइप, या फिर एक सेमीकंडक्टर में आधे रीजन को पी टाइप बना दिया, आधे रीजन को एन टाइप बना दिया मान लेते हैं। तो बीच में जो जंक्शन बना उसे क्या बोल दिया? पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन में क्या होता है बेटा? बहुत समझने वाली बातें होती है बेटा। यहां पर मजा आएगा तो ये समझ के सुन के। मैं तो ये समझा देता हूं थोड़ा सा बना के, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है। देख बेटा, यहां पर आपके पास क्या था? यहां पर मान लो बीचों बीच, ये बीचों बीच है, इधर मान लो पी टाइप है, तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या है? होल्स है। यहां पर होल्स बहुत ज्यादा है, यहां पर होल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, आपने सही कहा। और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। यस सर। अब एन टाइप रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी होल्स नहीं है, होल्स भी है पर होल्स कम है थोड़े से। और पी टाइप रीजन में होल्स बहुत ज्यादा है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, बॉन्ड टूटने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे। हाँ थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो यानी कि पी टाइप में होल्स मेजोरिटी है और माइनॉरिटी कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन है, होल्स। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास क्या है, नेगेटिव, यहां पर क्या है, पॉजिटिव एक तरीके से। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पे क्या हो जाता है, ये कंबाइन हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो ये रीजन क्या था बेटा, ओवरऑल न्यूट्रल, ये भी रीजन क्या था, ओवरऑल न्यूट्रल। पर इस न्यूट्रल रीजन में से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहां पे क्या लेयर बन जाएगी, नेगेटिव 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 लेयर बन गई। यहां पर क्या बन गई, पॉजिटिव 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 की लेयर बन गई। हाँ, हो सकता है ये वाली लेयर भी यहां चली जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, लेकिन यहां अब एक लेयर बनने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का यहां जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया, ऐसे आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। यस, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होल इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का इधर जाने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, वापस फोर्स पीछे लगाएगा, तो जाने ही नहीं देगा। लेकिन हो सकता है अभी इसकी इतनी ताकत नहीं है कि इसको रोक ना पाए, तो हो सकता है एक लेयर और चली गई। मान लिया मैंने एक लेयर और बना दी कि भैया कुछ इलेक्ट्रॉन्स और चलेगा यहां पे, तो भाई साहब ऐसा हो जाता है कि दो लेयर बन गई। मान लेते हैं यहां पे नेगेटिव 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 और इकट्ठा हो गया, यहां पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो अब ध्यान से देखें, जब नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर हो चुका है कि अब इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं दे रहा है। अब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। मान लो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि बेटा ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का इधर से उधर जाना क्या कहलाता है बेटा, आपके पास डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि आपके पास आप देखोगे कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो चुका है, और इस रीजन को हम बोल देते हैं बेटा डिप्लीशन रीजन। क्या बोल देते हैं बेटा, डिप्लीशन रीजन। इसे बोला जाता है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। अगर सबको पता होना चाहिए बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो गया। यस सर, बिल्कुल हो गया। अब ध्यान से देखिए, फर्दर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाने दे रहा है, तो बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन N2P एंड होल्स फ्रॉम P to N, ये मूवमेंट को हमने क्या बोल दिया बेटा, डिफ्यूजन बोल दिया, है ना, डिफ्यूजन बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, इस मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज करके हमने क्या बोल दिया बेटा, डिफ्यूजन बोल दिया। अब जैसे जैसे बहुत सारे चार्ज इधर उधर हो गए, तो यहां पे एक बड़ा सा रीजन क्रिएट हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट हो गया, तो अब फर्दर ये नहीं जाने दे रहा। इसी दौरान एक काम और हो रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो एक बात बताओ, क्या यहां पर माइनॉरिटी चार्ज प्रेजेंट है? ये माइनॉरिटी चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगा, ये इधर चला गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पे हल्का सा फोर्स मिलते ही तुरंत इधर चला गया। ये होल्स जो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कर रहे, वो थोड़े से पास जो आने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही तुरंत बोला इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर देता हूं, तेरे को आजा, और क्या हो जाएगा, इधर आ जाएंगे। यानी कि इस दौरान पे एक काम और हो रहा है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके पैदा होने से बेटा क्या हो रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं। तो एक टाइम पर क्या होगा, ये वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है, वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। यानी कि डिफ्यूजन यहां पे आ गया। अच्छा, डिफ्यूजन करंट कैसा है, तो डिफ्यूजन करंट देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गए यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तो आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, डिफ्यूजन वाला। होल्स गए यहां से यहां तक, तो आई ड्यू टू होल्स भी यहां से यहां आ गया, डिफ्यूजन वाला। यस, अब इधर होल्स जो है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो जा रहे हैं इधर से इधर, होल्स, तो होल्स जा रहे हैं इधर, तो आई ड्यू टू होल्स ड्रिफ्ट वाला, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला। और यहां के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो करंट इधर आया, तो यानी कि आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कौन से वाला, ड्रिफ्ट वाला, वो इधर आ रहा है। यानी कि ड्रिफ्ट करंट इधर की तरफ आया, डिफ्यूजन करंट इधर की तरफ आया, तो एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आने के बाद ये बराबर ये हो गए, अब फर्दर मूवमेंट नहीं हो रहा, तो एक डिप्लीशन रीजन क्या होगा, क्रिएट हो गया। अब ना तो डिप्लीशन जो बड़ा हो रहा ना छोटा हो रहा, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ड्रिफ्ट करंट क्यों आता है बेटा आपके पास, ड्रिफ्ट करंट आता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या आ रहा है बेटा, ड्रिफ्ट करंट आता है, और एक टाइम पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है।
ये डिप्लीशन सॉरी डिफ्यूजन समझा दिया, डिफ्ट समझा दिया, डिप्लीशन रीजन समझा दिया। ठीक है जी। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो आपके पास ये जो पोटेंशियल है बेटा, ये पोटेंशियल है बेटा, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए रोक रहा है। ये पॉजिटिव है पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है। मतलब डेल्टा भी क्या है बेटा, इधर से इधर करंट जा रहा था, मेजर करंट तो यही है, मेजॉरिटी चार्ज वाला करंट है, करंट ऐसे जा रहा है, जबकि वोल्टेज ऐसे लगा रही हो, तो ये वोल्टेज क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो डिप्लीशन रीजन में जो वोल्टेज पैदा होती है उसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि ये आगे करंट जाने में क्या कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा था, ड्रिफ्ट नेग्लिजिबल था, फिर धीरे धीरे डिफ्यूजन कम होता गया, ड्रिफ्ट बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे पोटेंशियल बैरियर क्या बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब इतना पोटेंशियल आ चुका है कि अब करंट को जाने नहीं दे रहा फर्दर, अब करंट जीरो कर दिया इसने, तो इसे बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। ठीक है जी, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद बाइसिंग होता है बेटा। बाइसिंग का मतलब क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे बना दिया जाता है बेटा, डायोड, ये डायोड बोलते हैं। डायोड का मतलब है कि पीएन जंक्शन के किनारों पे हमने क्या लगा दिया, एक टर्मिनल लगा दिया, टर्मिनल मतलब ताकि बैटरी लगा सकूं। इसे बोलते हैं बेटा एन टाइप, जो डंडा सा है, इसे बोलते हैं पी रीजन। ये शॉर्ट तरीका है बनाने का। तो एक होता है बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है, अगर मैं पी को जनरेट कर दूं, अगर मैं पी रीजन को कनेक्ट कर दूं किससे, पॉजिटिव से, और एन रीजन को कनेक्ट कर दूं बेटा नेगेटिव से, तो आपके पास ये क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। और अगर मैं पी रीजन को कनेक्ट कर दूं नेगेटिव से और एन रीजन को मैं कनेक्ट कर दूं बेटा पॉजिटिव से, तो आपके पास ये कौन सा कहलाता है, रिवर्स बायस। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो एक बात बताओ, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या फायदा हो रहा है कि तूने ये वोल्टेज तो इस तरफ थी, ये प्लस ये माइनस, पर जो तूने वोल्टेज लगाई वो ऐसे लगाई, ये प्लस ये माइनस, यानी कि ये वाली वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज वी एक्सटर्नल है और ये वी इंटरनल है। तो अगर ये वी एक्सटर्नल वाली वोल्टेज इंटरनल से ज्यादा हो जाए, कि बैरियर पोटेंशियल क्रॉस कर जाए, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाए, तो ये क्या होगा, करंट वापस से फ्लो होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट आना चालू हो जाता है, और वो वोल्टेज को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसी को नी वोल्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नी वोल्टेज। यानी कि जब मैंने एक डायोड को कनेक्ट किया किसमें, फॉरवर्ड बायस में, तो अगर ये अपोजिंग वोल्टेज इससे ज्यादा है तो भैया ये नहीं जाने देगा आगे। लेकिन अगर ये अपोजिंग वोल्टेज बहुत इससे, मतलब ये वाली वोल्टेज इसके मुकाबले कम है, तो यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज डोमिनेट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को जाने देगी, इधर से इधर होल जाने देगी, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने देगी। यानी कि अगर ये वाली वोल्टेज बड़ी है तो करंट जाने देगी, और ये वाली वोल्टेज बड़ी तो करंट नहीं जाने देगी। यानी कि करंट आने के लिए मुझे एक्सटर्नल वोल्टेज को इस इंटरनल वोल्टेज से ज्यादा डालना पड़ेगा, और इंटरनल वोल्टेज कौन सी है, बैरियर पोटेंशियल है, और बैरियर पोटेंशियल हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि अगर आपके पास देख ध्यान से, यहां पर डायग्राम दिखेगा तेरे को कहीं ना कहीं, ये रहा देख, फॉरवर्ड में तूने जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो बढ़ाया 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 बढ़ाया, तब तक कोई करंट नहीं आया। एक समय के बाद करंट आया, और ये वोल्टेज कौन से, नी वोल्टेज है। तो अगर मैं बात करूं बेटा वी नी वोल्टेज, नी वोल्टेज बेटा किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, वो लेना है 0.7 वोल्ट, और नी वोल्टेज लेना है बेटा सिलिकॉन के लिए 1.1 वोल्ट। यानी कि इतने का ड्रॉप तो इन्हीं के अंदर हो जाएगा। अगर मैंने बोला जो डायोड है वो यूज किया जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के अंदर 0.7 से कम वोल्टेज लगाओगे तो करंट नहीं जाएगा, 0.7 से ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो 0.7 का ड्रॉप तो इसमें हो जाएगा, बाकी आगे चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सिमिलरली सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है, तो उसके अंदर 1.1 वोल्ट से कम वोल्टेज लगाओगे एक्सटर्नल वोल्टेज तो नहीं जाएगा, और हाई ज्यादा लगा दोगे तो करंट आ जाएगा, और ड्रॉप कितने का हो जाएगा, 1.1 वोल्ट का हो जाएगा। आइडियल डायोड के लिए, आइडियल डायोड दे रखा हो, कुछ भी ना दे रखा हो, आइडियल डायोड बोल रखा हो, तो बेटा ये जो नी वोल्टेज है वी नी, वो 0 ले लेना बेटा, कोई नी वोल्टेज नहीं लेनी। जो भी फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज लगाई वही अपनी एक्चुअल वोल्टेज हो जाएगी, उसमें कोई ड्रॉप नहीं हो कहीं पे भी। रिवर्स बायस में क्या होता है बेटा, अगर मैं पॉजिटिव को जोड़ दूं, सॉरी पी टाइप को जोड़ दूं नेगेटिव से, एंड एन टाइप को जोड़ दूं पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस में बेटा डायोड एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट आता है वो माइनॉरिटी चार्ज के कारण आता है, और माइनॉरिटी चार्ज के कारण जो करंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो आप यहां से ग्राफ से देखोगे जो करंट है बेटा क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, कम है, कम है। एक टाइम पे आने के बाद ये होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके बाद बहुत ज्यादा करंट है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि जो डायोड है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट हो रखा है, तो आप ये मान के चलिए करंट क्या ऑलमोस्ट 0 है, नेग्लिजिबल करंट होने वाला है इसके अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। इसके बाद बेटा आता है आपके पास रेक्टिफायर्स। अच्छा, इसके अंदर एक डायनामिक रेजिस्टेंस का नाम होता है बेटा, इसके अंदर एक डायनामिक रेजिस्टेंस नाम की एक चीज होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस।
डायनामिक रेजिस्टेंस होता है बेटा डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। जिस भी जगह पर पूछे आपसे बस वहां का रेजिस्टेंस बताओ, इस वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस बताओ, तो उसके अगल बगल की वोल्टेज में चेंज देख लेना, उसके अगल बगल में करंट का चेंज देख लेना, खत्म कहानी। अभी सवाल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आते हैं बेटा रेक्टिफायर्स। इस डायोड की कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसमें एक एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं बेटा अपने पास, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो रेक्टिफायर होते हैं, यहां पर मैंने एक नोट करवाया होगा शायद। फुल वेव के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है बेटा, हमने देखा कि अगर मेरे पास एक इनपुट वोल्टेज ये है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है, एक बार वोल्टेज प्लस है, मान लो ये वाली वोल्टेज ये है कि जब ये प्लस और ये माइनस, मान लेते हैं एक बार के लिए ऐसे बात, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि ये अपर साइकिल हो गई, हाफ साइकिल। तो बताओ ये प्लस का मतलब क्या है, देखो ये प्लस का मतलब ये हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज, तो हाई को कनेक्ट किया बेटा पी से, यानी कि ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो आउटपुट दे देगा, आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर जब अगली हाफ साइकिल की बात करूंगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो ये क्या हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यही किस में आ गया बेटा, रिवर्स बायस में आ गया। रिवर्स बायस में आ गया तो बेटा ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, कोई करंट गया ही नहीं। यानी कि आउटपुट कब कब मिला, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिला, यानी कि इसका आउटपुट देखा तो ये V और T आ गया बेटा। तो इसका आउटपुट कैसे मिला, जब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तब तक तो आउटपुट मिला, जब जब नेगेटिव हाफ साइकिल थी तो नहीं मिला, फिर पॉजिटिव तो मिल गया, नेगेटिव नहीं मिला, पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव नहीं मिला। इसका मतलब इस तरीके का हो गया, इसने पूरी वेव को आधी वेव कर दी। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो देखिए एसी था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट तो हो गया है, पर अब की बार वेव क्या हो गई, हाफ हो गई है। एक टाइम पर तो मिल रहा है और एक टाइम पर जीरो मिल रहा है आउटपुट। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब मैं आगे बात करूं बेटा, आपके पास ये समझा दिया मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल वाला। उसके बाद सेंट्रल टेप रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है बेटा, इसके अंदर रेक्टिफायर कुछ ऐसा है, देखो ये इनपुट हो गया, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो यहाँ सेंटर से मैंने क्या लिया, आउटपुट ले लिया। इससे फायदा क्या होगा बेटा, एक बार जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मान लो ये वाली है, तो बेटा ये फॉरवर्ड हो गया और ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसमें से कोई करंट जाएगा नहीं, तो बेटा यहां से करंट गया 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 ऐसे 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 जाके ऐसे आके ऐसे ऐसे चला जाएगा करंट, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या होगा, एक बार ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स, इसको हटा दे, तो यानी कि यहां से करंट गया 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 ऐसे 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 करके वापस आ गया, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यानी कि आपके पास क्या है, एक बार एक साइकिल में ये डायोड एक्टिवेट हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया, तो भी करंट आया, इस लोड में तो करंट मिला ना, और जब ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, तब भी लोड में करंट मिला, तो लोड में तो दोनों बार करंट मिला, यानी कि रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस में दोनों बार वोल्टेज मिली, यानी कि पॉजिटिव हाफ में भी नेगेटिव हाफ में भी क्या मिला बेटा, वोल्टेज मिला। तो यानी कि जब आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव था, आप ध्यान से देखोगे, जब यहां पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ध्यान से, तो यहां से करंट निकला ऐसे, ये गया ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऐसे चला गया आपके पास, या फिर सीधे सीधे बोल लो, ये नेगेटिव, ये जीरो हो गया ना, ये यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो तो गया, जरूरत ही नहीं है, यहाँ चला गया, ये मान लो यहाँ चला गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो करंट कैसे गया, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, वोल्टेज हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, करंट ऐसे था, सही बात है। अब जब आपके पास बेटा ये नेगेटिव है, जब ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ये आपके पास सॉरी ये पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो ध्यान से देख करंट क्या है, ऐसे 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 ऐसे, अब की बार भी देख करंट ऐसे ही तो जा रहा है इसके अंदर, सर्किट के अंदर, सही बात है सर। तो अब की बार भी करंट ऐसे गया, तो ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, यानी कि चाहे ये डायोड एक्टिवेट था चाहे ये डायोड एक्टिवेट था, दोनों बार करंट ऐसे गया, यानी कि दोनों बार वोल्टेज का साइन क्या रहा है, यहाँ पे सेम रहा, दोनों बार ये हाइयर था ये लोअर था, चाहे डायोड कोई भी वर्किंग हो, दोनों ही बार ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था वोल्टेज में। इसका मतलब अपने को आउटपुट में वोल्टेज हमेशा क्या मिली, एक ही डायरेक्शन में मिली, एक ही पोलैरिटी में मिली। तो बेटा ये क्या हो गया, देख पूरी की पूरी वेव क्या हो गई, रेक्टिफाई होगी, इसे बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं बेटा, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल, ये थियोरेटिकल पार्ट है, केवल इनको आपको घर से पढ़ना है। मैं आपका माइंड मैप लंबा नहीं करना चाहता, बट आपके लिए, ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए, इसके लिए मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत। एलईडी क्या होता है बेटा, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब क्या है, कि वो लाइट एमिट करेगी, सिंपल सी बात है। तो देखो, व्हेन अ एलईडी इज फॉरवर्ड बायस, जब एक एलईडी को फॉरवर्ड बायस करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से गए, कहां से कहां गए, एन से पी में गए, और होल्स कहां से गए, पी से एन में गए, मतलब डिफ्यूजन हुआ। एट द जंक्शन बाउंड्री,
ये जो जंक्शन जहां पे बना हुआ था बेटा, तो यहाँ पे बाउंड्री पे क्या हो गया, ये रिकंबाइन हो गया। याद कर जब मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, रिकंबिनेशन तो बेटा इलेक्ट्रॉन ने होल की जगह ले ली, तो ये रिकंबाइन हो गए, और ये होल यहां से यहां चले गए तो यहाँ पे क्या हो गया, रिकंबाइन हो गए। तो रिकॉम्बिनेशन, तो सोच जब एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन और होल में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी लग रही थी, अब वही इलेक्ट्रॉन और होल वापस से रिकंबाइन होता है तो रिलीज होगी। तो ये जब आपके पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस के अंदर ये डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकंबाइन हो रहे हैं, रिकंबाइन के अंदर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। भाई तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो रिकंबिनेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज किस रीजन में हो जाती है बेटा, विजिबल रीजन में हो जाएगी, अगर हम कुछ प्रॉपर सेट ऑफ क्या ले लें, आपके पास सेमीकंडक्टर ले लें आपके पास। तो आपके पास अगर एनर्जी रिलीज हो गई बेटा किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर, तो आपको लाइट मिल जाएगी। निकल थ्योरी से क्या बोलते हैं, एलईडी बोल दिया। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, नॉर्मल चीज है। उसके बाद फोटोडायोड का मतलब क्या होता है बेटा, फोटोडायोड का मतलब है कि एक तरीके से सेंसर की तरह काम आता है, क्या कि लाइट को सेंस करने के काम आता है। तो अ फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट एंड वोल्टेज। फोटोडायोड आर मॉडरेटली डोप्ड पीएन जंक्शन एंड ऑपरेटेड अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। याद रखना बस ये चीजें कभी कभी थ्योरेटिकल पूछी जा सकती है कि फोटोडायोड को कैसे यूज किया जाता है बेटा, रिवर्स बायस के तरीके से मतलब में यूज किया जाता है। आउटर मटेरियल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट सो दैट द फोटोन्स कैन एंटर। जो बाहर का फोटोडायोड का आउटर सरफेस है वो क्या होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि लाइट गिरे उस पर, फोटोन्स गिरे, ताकि वो एक्टिवेट हो एक तरीके से। ठीक है, पढ़ लेना इसको फिर भी थोड़ा सा, सोलर सेल को थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो पढ़ा देता हूं, वो क्या है आपके पास, जीनर डायोड। क्या है, जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है बेटा, जीनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीनर डायोड का मतलब क्या है कि ये एक नॉर्मल डायोड ही है। पहली बात तो ये जान लो, ये कोई अलग चीज नहीं है, बस ये क्या है, हैवीली डॉप्ड होता है बेटा। ये क्या है, एक पीएन जंक्शन को हैवीली डॉप्ड कर दिया मैंने, तो डायोड बन गया और हैवीली डॉप्ड है। अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, पर अगर मैं इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करता हूं तो इसकी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। रिवर्स बायस में बेटा अगर जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा लगी हुई है तो बेटा क्या होगा, ये जीनर डायोड जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को फूकने से बचा देता है। जैसे अपन देखते हैं एसीज में क्या लगा होता है, वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है। पहले रेफ्रिजरेटर में भी क्या आता था, स्टेबलाइजर आता है। स्टेबलाइजर वो क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। सेम कुछ ऐसा ही जीनर डायोड करता है। जीनर डायोड का काम क्या है कि किसी अप्लायंस में, किसी लोड रेजिस्टेंस में, किसी लोड के अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रखे। अगर हम बहुत ज्यादा आउटपुट दे भी दें तब भी उसके अक्रॉस चेंज ना हो। अब ध्यान से देखो, आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है, रिवर्स बायस देखिए, ये एन टाइप हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया, तो एन साइड देखिए पॉजिटिव ब्रांच ही है, तो यानी कि हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, यानी कि एन साइड को जोड़ दिया हाई पोटेंशियल से, पी साइड को जोड़ दिया पी इससे, तो ये किस में हो गया बेटा, रिवर्स बायस में हो गया। और रिवर्स बायस में अगर आपके पास जीनर डायोड को जोड़ दिया जाए और ये आउटर मोस्ट वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा हो, जीनर वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज जहां पर वो ब्रेकडाउन होता है। अगर मान लो मैंने बोला कि मैंने 200 वोल्ट लगाई, अगर ये जीनर डायोड ना होता तो इसके अक्रॉस कितनी जाती, मान लो इसके अक्रॉस 50 डेवलप हो गई तो इसके अक्रॉस 150 हो जाती। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लॉजिकल सोच, मान ले ये अप्लायंसेस जो है वो मैक्सिमम क्षमता है 100 वोल्ट झेलने की, 100 वोल्ट, और मैंने जीनर डायोड नहीं लगाया और यहां पर 200 वोल्ट लगा दिया, तो यहां 200 वोल्ट लगाएगा, या मान लिया 1000 वोल्ट लगा दिया तो यहां पर मान लो 200 वोल्ट खर्च हो गया, ड्रॉप हो गया, तो यहां पे कितना आ गया, 800 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। 800 वोल्ट पे तो ये डिवाइस खराब हो जाएगा, तो मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने बोला ये 100 वोल्ट क्या है पे तक टिक सकता है, तो यहां पर मैं पैरेलल में क्या लगा दूंगा, एक ऐसा जीनर डायोड लगा दूंगा जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, यानी कि 100 वोल्ट पे वो क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। अब तो यहां 1000 लगा, 2000 लगा, 4000 लगा, कितना भी लगा ले, यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी, वो कितनी रहेगी, वी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वाली, जीनर ब्रेकडाउन वाली वोल्टेज रहेगी। और जीनर ब्रेकडाउन की वोल्टेज आपको सवाल में दी होगी, तो उतनी वोल्टेज यहां पे रहेगी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, फिक्स हो गई आपके पास। तो यानी कि एक जीनर डायोड क्या कर रहा है, रिवर्स बायस में होके एक लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाया जाता है, और वो लोड रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो उतना ही देगा जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज वाली वोल्टेज है, उतना ही उसको देगा, तो कांस्टेंट वोल्टेज है। यानी कि हमेशा क्या याद रखना है कि अगर आपको आउटपुट में बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दी जाए, अगर आउटपुट में वोल्टेज लगा दी जाए जीनर ब्रेकडाउन से ज्यादा, अगर वी आउटपुट जो है वो ज्यादा है किससे बेटा, वी जीनर से, तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस लोड जो होगा वो वी जीनर के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वी आउट जो है वो पहले से ही जीनर से कम है, तो इसी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो ये एक तरीके से इसको हटा दो, तब जीनर डायोड को हटा दो, जीनर डायोड
को ओपन वायर मान लो, को ओपन वायर मान लो। अगर आपके पास आउटपुट वोल्टेज जितना ब्रेकडाउन करा ही नहीं रही है, यानी कि यहां पे ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा है, तो यहां तो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो याद कर, अगर ग्राफ याद करेगा तो ग्राफ कैसा था बेटा, ये आई और वी कर्व था, और जिनर ब्रेकडाउन से पहले जो करंट था वो नेग्लिजिबल था, उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद ये वी जेड है, तो ब्रेकडाउन के बाद ही तो क्या हुआ है, एकदम से करंट ज्यादा बढ़ा है, यानी कि जिनर से पहले तो इसमें करंट नेग्लिजिबल था, इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। ठीक है जी, तो उसको हटा दो, सिंपल मजेदार चीज हो जाएंगी, सारा का सारा काम आसान हो जाएगा तेरे लिए। लास्ट पार्ट पे बढ़ते फिर क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट आता है बेटा आपके पास लॉजिक गेट्स के बारे में। तो एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग का मतलब है कॉन्टिन्यूस सिग्नल, यानी कि हर एक टाइम पर आपको कोई ना कोई वोल्टेज तो मिल ही रही है और अलग अलग मिल रही है। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है बेटा, स्टेप बाय सिग्नल, कि या तो ऑन है या ऑफ है, या ऑन है या ऑफ है, खत्म। जैसे मान लो ये वोल्टेज है या नहीं है, या है या नहीं है, या है या नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, स्टेप बाइज वोल्टेज होती है। तो अगर हम इसे बाइनरी नंबर बोलते हैं कि 0 1 0 1 पे काम करता है। 1 का मतलब हाई है तो 0 का मतलब लो है, 1 का मतलब ट्रू है तो 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब प्रेजेंट है, सिग्नल प्रेजेंट है तो 0 का मतलब एब्सेंट है, 1 का मतलब पॉजिटिव है मतलब हाई वोल्टेज है तो 0 का मतलब लो वोल्टेज है आपके पास। इस तरीके से ये 1 और 0 का आप इंटरप्रेट करेंगे हमेशा। आपको पता है प्लस का मतलब होता है यहां पर और गेट, क्या होता है और, प्लस का मतलब है और, तो आप 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे आपको कैसे 2 आएगा, अरे नहीं यहां 1 ही आएगा, यहां हाई का मतलब 1 ही होता है, यानी कि 5 में 5 जोड़ोगे तब भी 1 ही आएगा यहां पे, यानी कि 5 और 5 का मतलब क्या, दोनों सिग्नल हाई है तो हाई आ जाएगा आंसर, खत्म। और हाई का मतलब 1 होता है। अगर मल्टीप्लाई की बात करूं, इसे बोलते हैं एंड गेट, तो 0 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 1 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करोगे 0 आ जाएगा, 1 को 1 से करोगे 1 आ जाएगा, खत्म कहानी। अब कुछ फॉर्मूले देखोगे ध्यान से, तो a प्लस 0 यानी कि a प्लस 0, तो a अगर 1 होता तो 1 प्लस 0 1 होता, a अगर 0 होता 0 प्लस 0 0 होता, यानी कि a प्लस 0 का मतलब क्या है, a ही तो आ रहा है, इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। a प्लस 1, तो बता a अगर 0 है तब भी आंसर 1 आएगा, a अगर 1 है तो 1 प्लस 1 तब भी 1 आएगा, तो a प्लस 1 सिग्नल कोई भी हो चाहे हाई हो या लो, लेकिन उसमें 1 जोड़ा है तो 1 ही आएगा। a प्लस a, तो देख 0 प्लस 0 0 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा, तो अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 ही आ रहा है, a की वैल्यू 1 है तो 1 ही आ रहा है, इसका मतलब a प्लस a किसके बराबर है, a के बराबर है। सही है फॉर्मूला। a इंटू 0, अगर कोई भी सिग्नल है चाहे a 0 डालो या 1 डालो, लेकिन मल्टीप्लाई कर सके 0 से तो 0 ही तो आएगा। a इंटू 1, अब a को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो a अगर 0 होता तो 0 इंटू 1 0 आ जाता, a अगर 1 होता तो 1 इंटू 0 1 आ जाता, सॉरी 1 इंटू 1 1 आ जाता। इसका मतलब a की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आउटपुट में मिल जाएगी, a इंटू 1 a के बराबर हो गया। a डॉट a, तो a डॉट a से देखो 0 डॉट 0 डालोगे 0 आ जाएगा, 1 डॉट 1 डालोगे 1 आ जाएगा, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वही आउटपुट मिल रहा है। ऐसे थोड़ा अंदाजा लगा देखा करो। a प्लस a बार, a प्लस a बार का मतलब क्या है 1, और a बार का मतलब क्या है उसका उल्टा 0, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, यहां पर 0 डाल दो 0 प्लस 1 1 ही आएगा, तो a प्लस a बार हमेशा 1 आएगा। a डॉट a बार, तो यहां पर 1 है तो ये 0, 1 डॉट 0 0, यहां पर 0 होता तो 0 इंटू 1 1 0 हो जाता, यानी कि a डॉट a बार हमेशा 0 ही आएगा आपके पास। और a बार का बार, यानी कि a में 0 डाला फिर उसका 1 हो गया, फिर 1 का वापस 0 हो गया, तो a बार का बार वापस a आ जाएगा आपके पास। ये बेसिक बात है बेटा लॉजिक गेट्स की, इसे बुलियन अलजेब्रा बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है आपके पास, है ना। a प्लस बी प्लस सी एक सिग्नल है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, या फिर a डॉट बी डॉट सी है तो a डॉट बी पहले कर दो फिर डॉट सी कर दो, वो भी चल सकता है। a डॉट बी प्लस सी है तो इसको खोल के a डॉट बी प्लस a डॉट सी भी किया जा सकता है। ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स मुर्गन भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है बेटा, a डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, तो प्लस लगा दो और सेपरेट कर दो बार बार को। अगर a प्लस बी का होल बार है तो दोनों को सेपरेट कर दो, a बार b बार और प्लस की जगह डॉट लगा दो, खत्म कहानी। यानी कि अगर a प्लस a डॉट बी का होल बार है तो a बार प्लस b बार होगा, और a प्लस बी का होल बार है तो a बार डॉट b बार होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने, आपको बहुत काम में आएंगे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं बेटा, तो और गेट आप सबको पता है, और गेट का मतलब क्या है, प्लस वाला गेट होता है। तो एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, बताया था। अगर इसको इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो ऐसे देखो ध्यान से, अगर इसमें एक भी सिग्नल को बंद कर दूं, यानी कि बंद कर दूं, बंद करने का मतलब 1 करना, ओपन करने का मतलब 0 करना, एक भी देखो दोनों ओपन है
तो सर्किट क्या है, पूरा ओपन हो गया, तो बल्ब नहीं चला। लेकिन इनमें से एक भी जो क्लोज कर दिया तो देखिए प्लेन वायर करके करंट आ जाएगा। तो एक भी अगर बंद कर दिया तो अगर मान लो ये बंद होता तो करंट ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता, बल्ब जल जाता। अगर ये बंद कर देता, इसको खोल देता, तो बेटा ये ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे, यानी कि एक तरीके से क्या है, ए और बी सिग्नल है। अगर ए को बंद कर दिया तो A1, बी को खुला है तो 0, तो ये 1 0 हो गया। ये इसको बंद कर दिया तो A1 वो 0 हो जाएगा। दोनों को बंद कर दिया तो ये प्लेन वायर हो गई, तो आगे भी जाएगा करंट। इसका मतलब ऐसा ये सर्किट इलेक्ट्रिकली ऐसा इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। आगे हम बड़े एंड गेट पे। एंड गेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला, यानी कि A डॉट बी। तो A डॉट बी में आपने को पता है कि आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब दोनों क्लोज हो, 1 और 1 हो, दोनों 1 और 1 होंगे तभी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे देखा जा सकता है। इस पूरे सिग्नल में देख लो, जब दोनों ही क्लोज होंगे यानी कि दोनों 1 होंगे तभी ये जलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, ये ट्रूथ टेबल बोली जाती है, ठीक है। इसे बुलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा आगे देखिए, नैंड गेट का मतलब क्या है, एंड का उल्टा, यानी कि A डॉट बी का बार। तो जो भी ये ट्रूथ टेबल थी उसका उल्टा और कर दो, तो यानी कि जहां जहां 0 0 0 था वहां 1 1 1 आ गया, बाकी 0 आ गया। इसको कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। देख लो ध्यान से, अगर एक क्लोज है, मान लो दोनों ओपन है, दोनों ओपन है तो करंट आराम से फ्लो हो गया। एक क्लोज हो गया तो एक क्लोज हो गया और एक ओपन है तब भी करंट ऐसे फ्लो कर गया। एक क्लोज एक ओपन है तब भी करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन दोनों क्लोज हो गए यानी कि दोनों 1 1 हो गए, तो देखिए वायर ऐसे हो गए, जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। नोर गेट क्या होता है बेटा, और का उल्टा, और का उल्टा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो और की ट्रूथ टेबल थी उसका एग्जैक्ट उल्टा बना दो। जहां पर वो 0 दे रहा था वो यहां पर 1 देगा, जो वहां पर 1 दे रहा था वो यहां पे 0 देगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, नोर गेट। याद क्या रखना है, और गेट में बेटा ये कर्व होता है ऐसे, और एंड गेट में फ्लैट होता है, ठीक है। और के आगे अगर एक बिंदु लगा दूं तो ये नोर बन जाता है, एंड के आगे एक बिंदु लगा दूं तो ये क्या बन जाता है, नोर बन जाता है। और नोट गेट क्या होता है बेटा, उल्टा करने वाली मशीन, यानी कि A का A बार कर देगा, यानी कि A 1 डालोगे आउटपुट 0, ये 0 डालोगे आउटपुट 1, खत्म कहानी। तो ये इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। इसके बाद दो स्पेशली डिजाइन गेट होते हैं, इसको बोले एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। जो एक्सोर गेट क्या होता है बेटा, एक्सक्लूसिव और बोला जाता है। एक्सक्लूसिव और क्या होता है बेटा, जब दोनों में से एक 1 होगा और एक 0 होगा तभी आउटपुट 1 मिलेगा, नहीं तो आपके पास 0 मिलेगा। यानी कि ये गेट एक ऐसा गेट है कि जब दोनों इनपुट सेम डालोगे, चाहे 0 0 डालो चाहे 1 1 डालो, तो आउटपुट 0 मिलेगा। यानी कि एक्सोर गेट एक ऐसा गेट, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आंसर 0 आएगा, आउटपुट 0 आएगा, और दोनों सिग्नल अलग अलग होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। एक्सनोर गेट बेटा इसका एग्जैक्ट उल्टा, तो मैंने यहां पे एक बिंदी लगा दी, सिंबल देख लो ध्यान से। तो इसका एग्जैक्ट उल्टा मतलब दोनों सेम होंगे तो वहां पर आउटपुट 0 मिल रहा था, यहां पर दोनों सेम होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। क्लियर है क्या, तो ये हो गया आपके पास एक्सनोर गेट। तो ये कहानी खत्म हुई बेटा आपकी सेमीकंडक्टर्स की। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके आपको रिलैक्सेशन फील कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है बेटा, इनमें से कौन सा रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब क्या है, रिवर्स बायस का मतलब होना चाहिए कि P को तो जोड़ो लो वोल्टेज से, और मतलब लो वोल्टेज से LV लिख देता हूं, LV लो वोल्टेज, और इसको जोड़ो हाई वोल्टेज से। ये क्या है बेटा, रिवर्स बायस की पहचान है ना जी। तो देखो ध्यान से, यहां पर +2 है, यहां पर 0 है, तो यहां 0 है तो यहां हाई वोल्टेज है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो ये आंसर नहीं आएगा अपना। यहां पर देख, ये -5 है, ये -5 है, ये 0 है, तो 0 और -5, या यहां पे माइनस में वोल्टेज रहेगी, कुछ तो कमी रहेगी, 0 से कमी रहेगी, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी आंसर नहीं आएगा। अगला देख, ये 2 है, ये -10 है, तो यहां पर वोल्टेज माइनस में है कुछ ना कुछ, और यहां पर 2 है, +2 है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी आंसर नहीं आएगा। यहां पर देखिए +2 है तो ये +2 है, यहां पर +4 है, तो कम होने के बाद यहां पे मान ले +3 भी हो गई, तब भी इससे तो ज्यादा ही है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो आंसर आ गया डी। दादा ने बोला डी आंसर होना चाहिए, तो डी ही होना चाहिए, कोई नहीं बदल सकता इसको। यस, डी आंसर है, खत्म। बहुत बढ़िया। देखो वापिस जेनर डायोड का आंसर आ गया। जेनर डायोड क्या है, इन द गिवन सर्किट द ब्रेक इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज 3 वोल्ट। यानी कि 3 वोल्ट पे क्या होगा बेटा, ये जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो देख, क्या ये पॉजिटिव एंड है, क्या ये नेगेटिव एंड है, हाँ। ये देख एन टाइप है, ये पी टाइप है, हाँ। तो ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, इस तरफ हाई वोल्टेज, इस तरफ लो वोल्टेज है, हाँ। तो क्या ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, हाँ। क्या ये आउटपुट वोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन से ज्यादा है, हाँ। इसका मतलब यहां पर वोल्टेज कितना बन जाएगा, सीधे सीधे 3 बन जाएगा। तो यहां 3 वोल्ट आ गया, यहां 0 वोल्ट मान ले, तो यहां 0 है तो यहां 10 है, खत्म कहानी। अब बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजेड, आईजेड कितना होगा, तो ध्यान से देख बेटा, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास, ये भी 3 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। तो ध्यान से देख बेटा, ये करंट गया आई लोड, आई लोड किसके बराबर जाएगा, करंट इन लोड V/R, यानी कि 3 बाई में 2 × 10 की पावर -3 आ जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 3 है, किलो ओम है, इसलिए -3 हो गया। तो ये आ गया सर जी 1.5 मिली एम्पियर।
सही बात है। यहां पर देख, ये 10 है, ये 3 है, तो ये 7 वोल्ट आ गया। तो ये आई मान लेते हैं, इसको एस बोल दिया, आई सीरीज बोल दिया, सीरीज। तो आई एस कितना हो गया, आई सीरीज हो गया बेटा आपके पास 7 बाई में 1 किलो वोल्ट, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया सर जी 7 मिली एम्पियर। तो बता 7 मिली एम्पियर यहां गया, तो यहां चला गया 1.5 मिली एम्पियर, तो यहां कितना जाएगा बेटा 5.5 मिली एम्पियर। आंसर आ जाएगा बी। कोई पत्थर की लकीर भी नहीं पलट सकती इसको, है ना, पत्थर पे लकीर बात हो गई, बी आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? इतने आसान सवाल होते हैं बेटा सेमीकंडक्टर के। आगे देख ध्यान से, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, देख ये देख ध्यान से देख, क्या ये हाई वोल्टेज है, क्या ये लो वोल्टेज? हाँ। ये क्या हाई वोल्टेज होगा, ये लो वोल्टेज होगा? हाँ। तो ये एन टाइप है, ये पी टाइप है? हाँ। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? हाँ। इसका मतलब रिवर्स बायस में है? हाँ। क्या आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है जीनर ब्रेकडाउन से? हाँ। इसका मतलब यहां पर वोल्टेज फिक्स हो गई 10 वोल्ट, यहां पे 0 वोल्ट। ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, मतलब ये है। तो अगर ये 0 है, 10 है, तो ध्यान से देखिए कितना आ गया, 0 आ गया, ये आपके पास 0 आ गया। अब ध्यान से देख, पूछा क्या है, द करंट इन द जेनर डायोड I2 पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए 10 आ चुका है, ये 0 आ चुका है, ये 20 आ चुका है। तो बताओ I1 किसके बराबर आएगा? तो ये 10 आ चुका है, तो I1 किसके बराबर आएगा? I1 आएगा सर 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 200, ये आ गया 10/200, 1/20 एम्पियर आ गया। सही बात है सर, मिली एम्पियर में आंसर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 0 गया, ये आ गया 50, तो 50 मिली एम्पियर आंसर तो आ गया किसका बेटा? I1 का। I1 आ गया, I3 देख लो, I3 आ जाएगा सर जी, I3 आ जाएगा सर जी, I3 आ जाएगा सर जी, यहां से यहां वोल्टेज कितना है 10 माइनस 0, और रेजिस्टेंस कितना है 500, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास 100/5 20 मिली एम्पियर। तो I3 आ गया 20 मिली एम्पियर। तो एक बात बता, I1 आया था 50 मिली एम्पियर, 20 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना जाएगा 30 मिली एम्पियर। आंसर आ गया सी। खत्म कहानी, कोई चेंज नहीं कर सकता, खत्म कहानी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। आगे देख, इन द गिवन फिगर द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो जर्मेनियम में बेटा, जर्मेनियम के अंदर, अच्छा मैंने डेटा शायद वहां पे गलत लिख दिया, इसने दे रखा है कितना 0.3 एंड 0.7 दे रखा है, कितना दे रखा है 0.3 एंड 0.7। तो ध्यान से देखिएगा बेटा 0.3 एंड 0.7, अगर मैं नी वोल्टेज की मैं चेक कर लूँ, मैंने शायद डेटा पीछे एक जगह थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना, पता लगे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई साहब। नी वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन 0.7 और नी वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम 0.3, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर डेटा मुझे गलत याद रह गया होगा, ये रहा नी वोल्टेज बेटा, याद रखना इसका 0.3 है, ठीक है, माई मिस्टेक है, अपन एक्सेप्ट करते हैं इस मिस्टेक को, डेटा मेरी तरफ से गलत गया है, मेरे को भी गलत याद रह गया होगा, ये आ गया 0.3 होगा और ये 0.7 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो ये मान के चल, ठीक। चलिए आइए अब आगे देखिए बेटा, आपके पास कहां गया, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। देखो ध्यान से, इसने बोला द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो एक बात बताओ, ये 0 वोल्ट मान लूं तो ये 15 आ गया, 15 आ गया, तो पॉइंट, ये भी फॉरवर्ड बायस में, यस, ये भी फॉरवर्ड बायस में, यस। तो बताओ यहां 0.3 का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहां 0.7 का, तो यहां पर कितना बचेगा 14 वोल्ट बचेगा, यस। यहां पे कितना बचेगा 0 वोल्ट बचेगा, यस। तो बताइए जरा दोस्तों, ये 14 है, ये 0 है, ये दोनों सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए? तो यहाँ पे करंट कितना आएगा I, तो ये I आ जाएगा सर जी 14 माइनस 0 बाई में रेजिस्टेंस कितना है 1.5 और 2.5, 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये करंट ये आ जाएगा आपके पास। आंसर आ गया I इज इक्वल टू 7/2 3.5 मिली एम्पियर। अब पूछा क्या है? पूछा तो शायद वोल्टेज है, वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड किसके बराबर आएगा? I अक्रॉस लोड इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लोड, तो I तो आ गया 3.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और लोड आ गया 2.5 आपके पास किलो ओम, यानी कि 10⁻3, तो ये तो कट जाएगा आपके पास, आंसर आएगा 3.5, 35 इंटू 25 बाई में 100, 35 इंटू 25 बाई में 100, 35 इंटू 25 बाई में 100, देख लेते हैं बेटा। अरे 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 35 इंटू 25, 875 बाई 100, तो 8.75 आंसर आ गया। कोई नहीं बदल सकता क्योंकि दादा ने बोला है, तो सही होगा, यस, ये आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे देखिएगा ध्यान से, यहां पर बोला गया इन द गिवन इज द पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड इज इतना, पावर रेटिंग कितना है बेटा? इतना है, यानी कि पावर, रेटेड पावर
ऑफ जिनर डायोड वो है आपके पास 10 मिली वॉट। अब बोला था वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर एस टू रेगुलेट द इनपुट रेगुलर अनरेगुलेटेड सप्लाई। तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसके अक्रॉस क्या करना है बेटा, इसके अक्रॉस मुझे क्या करना है 5 वोल्ट क्या करना है जनरेट करना है। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट जनरेट करना है तो ये आ जाएगा बेटा आई जेड इंटू वी जेड। तो यानी कि बेटा आपके पास यहां पे आ जाएगा बेटा ये वी जेड है तो यहां पे आ जाएगा आपके पास कितना 5 वोल्ट आगे जीरो, ये जीरो मान लेता हूं, ये आपके पास जीरो मान लेता हूं, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 8 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। ये 5 है तो ये 5 आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बताओ इसमें करंट कितना होगा? कुछ होगा सर। इसमें करंट कितना होगा सर? इसमें करंट तो साफ साफ हमें पता है। इसमें करंट कितना होगा? इसमें करंट होगा सर 5 में से जीरो गया तो यहां का आई लोड निकल जाएगा 5 बाई में 1 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर करंट यहां पे आ गया। ऑब्वियस सी बात है जो करंट यहां आएगा उसका कुछ करंट यहां चला जाएगा, कुछ करंट यहां चला जाएगा, तो ये आ गया आई जेड। तो आई जेड निकाल लो बेटा यहां से। आई जेड आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 अपोन में वी जेड कितना है 5 इज इक्वल टू आई जेड आ गया। तो आई जेड आ जाएगा बेटा 2, तो 2 मिली एम्पियर क्या आ गया बेटा आई जेड आ गया। तो आई जेड 2 मिली एम्पियर है, यहां पर ये 5 मिली एम्पियर है तो यहां पर कितना मिली एम्पियर होना चाहिए 7 मिली एम्पियर होना चाहिए। और ये कितना आ गया वोल्टेज आ गया 3। तो बताओ किसके बराबर आएगा? तो ये आ जाएगा बेटा आर इज इक्वल टू वी बाई आई, आर एस इज इक्वल टू वी एस बाई आई एस। तो वी एस कितना बेटा 8 में से 5 गया 3 और आई एस बेटा कितना होगा? आई एस बेटा ऑब्वियस सी बात है यहां गया कितना, यहां पे आ रहा है आंसर 2 मिली एम्पियर, यहां पे आ रहा है 5 मिली एम्पियर तो ये 7 मिली एम्पियर आ गया। तो 7 इंटू 10 की पावर 3 ये आपके पास आंसर आना चाहिए बेटा। आपके पास कितना आंसर आ गया बेटा लगभग लगभग कितना करंट आ गया आपके पास, कितना आ जाएगा यहां से? पहले आंसर निकालो फिर बताता हूं क्या ग्लिच हो सकता है इसके अंदर। 0.42 कुछ ऐसे इंटू 10 की पावर 3 कुछ ऐसा सा आएगा। अब बात आती है सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बात बता, एक बात बता, मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास यहां पर करंट फिक्स हो गया, ये इसके अंदर कितना भी करंट चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वोल्टेज तो फिक्स रहेगा आपके पास। तो ये करंट कुछ भी हो सकता है आपके पास, ये करंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर मैंने नॉर्मल तरीके से किया तो मेरे को समझ में आया कि यार ये आईजेड यानी कि इसने बोला कि रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट इतना हो सकता है, पर करंट इसके अंदर कुछ भी हो सकता है बेटा, करंट इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि बेटा आपके पास क्या है, पावर निकाल लिया हमने, सब निकाल लिया। तो अब ध्यान से देखो इसके अंदर और क्या आएगा, अपना आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेशन देख लेना एक बार, बाकी सब तो ठीक है। एक बार देख लेते कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। क्या हो गया, हैंग हो रहा है क्या? हाँ हैंग हो गया, एक मिनट दीजिए। अब ध्यान से देखो अपना जो आर एस आ रहा है वो कितना आएगा चेक कर लेते हैं वापस से। तो ये सही है सर, 8 में से 5 गया 3, 3 तो वोल्टेज आ गया और आई कितना है 7 मिली एम्पियर यानी कि 7 × 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। तो 7 चौक 28 होता है तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4 फिर 2 जीरो बचेगा फिर वो 2 बचेगा इंटू 10 की पावर 3। तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है बेटा वो यहां से मेरे पास आ रहा है 0.42 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ओम में इतना आ रहा है क्या? पॉइंट 42 इतना यानी कि कितना आ गया 420 ओम आ गया। कितना आ गया 420 ओम। यानी कि अगर ये 420 ओम होता तो ये सब कुछ सही चल रहा होता। अगर ये 420 से ज्यादा हो गया, अगर ये 420 से ज्यादा हो गया, अगर ये 420 से ज्यादा हो गया तो इसके अंदर करंट क्या हो गया और कम हो गया आपके पास। यानी कि आपका वैसे आंसर अगर अप्रोक्सीमेट देखो तो ये आना चाहिए। इसका आंसर बेटा दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब इसका स्टार मार्क दे रखा है इसका आंसर। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी सवाल में। मेरे पास किताब होगी तो मैं देख लेता हूं। मैं भी सोच रहा हूं इतनी देर से इसमें क्या गड़बड़ आ रही है। लेट मी चेक लेट मी चेक लेट मी चेक। या तो इसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा इसलिए लग रहा होगा ऐसा। फटाफट से देख लेते हैं है ना, फालतू टाइम खराब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी। तो यहां पर अगर मैं देखूं बेटा ये सवाल नंबर दे रखा है मुझे किताब के अंदर जहां से एक क्वेश्चन लिया गया है ना, आपके सामने ही देख रहा हूं बेटा, ऐसा मत सोचना सर आया नहीं जरा आपको। ठीक है जी, कौन सा सवाल है ये? 1 फरवरी 2024 का मिल जाएगा क्या? हाँ ये रहा 5वां सवाल।
मैं भी सोचूं हम गलत कैसे हो सकते हैं। बोनस दे रखा है बेटा यहां पर आपके पास, बोनस दे रखा है यहां पर बेटा आपके पास, जो आर दे रखा है वो मेरा भी जो आ रहा है वही आंसर आ रहा है बेटा यहां पर, आर लगभग वही आंसर आ रहा है जो भी आपके पास है। तो यानी कि यहां पर क्या है बेटा, बोनस दे रखा है, ठीक है जी। तो ये बोनस क्वेश्चन था इसलिए हम ज्यादा घबरा रहे हैं इसमें, सवाल में लॉजिकली भी मैं यहां से आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं, अदरवाइज सेम निकालना, लॉजिकली भी यहां से आंसर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ सवाल में गड़बड़ है। कोई बात नहीं, छोड़ देना इसको, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने। और देख ध्यान से, द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क है शो इन द फिगर, इतना नेट रेजिस्टेंस कितना होगा तो बताओ, ये -6 है -8 है, तो बड़ा कौन सा, ये हाई वोल्टेज हो गया, ये लो वोल्टेज हो गया, ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो ये कितना हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, और ये किस में हो गया बेटा आपके पास, रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो ये कट गया आपके पास, क्योंकि ये क्या है, ओपन वायर हो जाता है, तो बस करंट ऐसे 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 फ्लो होके ऐसे चला जाएगा। तो केवल ये दो ही तो रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 1/R आ जाएगा, 1/15 प्लस में 1/10, आंसर आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ गया 30, यहाँ पे आ गया बेटा 2, यहाँ पे आ गया 3, तो आर आ जाएगा बेटा आपके पास 30/5, 6 ओम आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 6 ओम आंसर आ रहा है। क्या 6 ओम आंसर आ रहा है, यस 6 ओम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा, आगे देखिए, विच ऑफ द डायोड सर्किट शोन करेक्ट बायसिंग यूज कर रखी है टू मेजर द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। डायनेमिक रेजिस्टेंस यूज करने के लिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस कब आएगा, जब सर्किट फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, तभी तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में तो करंट ऑलमोस्ट क्या था, ऐसे कांस्टेंट था, नेग्लिजिबल था। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉरवर्ड बायसिंग होना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, आपके पास यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये रिवर्स बायस में हो गया, खत्म कहानी। यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सही है यहां पर आपके पास, तो ये फॉरवर्ड बायस में है, शायद ये आंसर हो जाए, देख लेंगे इसको। ये देखो, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, रिवर्स बायस में हो गया, कोई वो निकल ही नहीं पाएगा। यहां पर बेटा आपके पास ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, मेरे ख्याल से आंसर बी आना चाहिए। ये यहाँ पर बैटरी का साइन नहीं दे रखा, गलत दे रखा है ये, तो आपके पास कुल मिला के आंसर बी, यस आंसर बी आ रहा है आपके पास, सेकंड वाला, ठीक है भाई। डायनामिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई चाहिए, कि कितना वोल्टेज में चेंज करो तो कितना करंट में चेंज आए, तो वो तो फॉरवर्ड वाइस में ही होगा ना, रिवर्स वाइस में तो करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कांस्टेंट है, नेग्लिजिबल है, जीरो है ऑलमोस्ट, तो उसमें डेल्टा आई क्या निकालोगे, जीरो ही आएगा। यानी कि रिवर्स बायस में डायनेमिक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये बात मान लो, ठीक है जी। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल लो, वो क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है, तभी तो उसको ओपन वायर मानते हैं बेटा। आगे देखो, ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, अगर वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो 25 ओम माना जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स में, इसको काट दो, पूरी ब्रांच को काट दो, हटा दो यहां से, ये फॉरवर्ड में है, यस। तो देखो ये आ गया 25 ओम, ये आ गया 25 ओम, तो 25 और ये 125, 150, ये भी 150, 150 और 150 पैरेलल में 75, 75 और 100 सीरीज में, आर नेट आ जाएगा बेटा आपके पास, आर नेट आ जाएगा 100, आर नेट 100, तो I1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 100/5, सॉरी 5/100 V बाई में आर, तो ये आ गया 50 मिली एम्पियर। पूछा क्या था आपके पास, I1 I2 वगैरह पूछ रहा है, तो आपके पास I3 तो 0 है। अब आपके पास, अगर आपके पास क्या है बेटा, I1 50 है, तो इन दोनों में बराबर बराबर करंट जाएगा, तो 25 मिली एम्पियर करंट चला जाएगा। तो जो I2 है और I4 है वो बराबर होंगे, और वो I1/2 होंगे, दोनों में आधा आधा करंट बढ़ गया आपके पास। तो अब आंसर निकाल लो, I3 जहां पर भी हो तो गलती हो गया, I3 वाले तो गलती हो गए, I1/I2, तो I1/I2 1 तो हो नहीं सकता, तो I1/I2 कितना है, 2 हो जाएगा, यस ये सही है, डी होना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही बात है, डी आंसर है, खत्म कहानी। ये ले भाई साहब, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो ध्यान से, इन द गिवन फिगर, देख भाई साहब, अगर गिवन फिगर में देखे तो करंट आई, बैटरी से करंट निकालना है अपने को, तो देखो ध्यान से, एक डायोड तो ये है ऐसे, एक डायोड ये बना रखा है, बहुत छोटे डायोड बना रखे इन्होंने, एक डायोड ये बना रखा है, सही है बस। तो देखो ध्यान से, यहां पर बैटरी से करंट निकला, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आगे गया, यस, ये भी फॉरवर्ड बायस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये रिवर्स बायस में हो गया, हटा दो इसको, रिवर्स बायस में, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा, तो ये हाई से लो वोल्टेज जाता है करंट, तो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, इसका मतलब रिवर्स बायस में हो गया, तो इसको हटा दो इस ब्रांच को। तो अब सर्किट ऐसा बन गया आपके पास कि भाई एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक डायोड ऐसे है, ये आपके पास ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, और ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और आ गया, और एक रेजिस्टेंस और आ गया, और एक डायोड भी है आपके पास,
कुछ ऐसा सर्किट बन रहा है आपके पास। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट। अब इसने कुछ डायोड के बारे में कुछ बोले, आइडियल डायोड मानो, डायोड आइडियल है तो बेटा 10 और 10 किस में आ गए बेटा, सीरीज में 20, और ये किस में आ गया, सीरीज पैरेलल में 10। तो यानी कि कुल मिला के 1/20, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आर नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 20 × 10 अपॉन में 20 प्लस में 10। आंसर आ गया बेटा आपके पास 20/3। आर नेट आ गया तो आई किसके बराबर आएगा, V बाई में R। तो ये आ गया बेटा 10 अपॉन में 20 × में 3, 0 से 0 गया, 3/2, 1.5 एम्पेयर करंट आ गया। कितना करंट आ गया, 1.5। दादा ने बोला 1.5 तो 1.5। आगे बढ़ जाओ जी। आगे देखो जिनर डायोड है, IL करंट कितना होगा, आप होमवर्क करोगे अब इस क्वेश्चन को। सबको पता है ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है, हाँ है। ये माइनस, ये 0 वोल्ट मान लो, ये 0 वोल्ट मान लो, तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 और 5 यहाँ का करंट मिल जाएगा, यहाँ पर 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का करंट मिल जाएगा, सारे करंट मिल जाएंगे। तो सीधे सीधे आंसर आ ही गया। क्या होमवर्क करोगे नहीं, ये आ गया आंसर। कितना आएगा, आई लोड इज इक्वल टू 5 - 0 बाई में R 1 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। तो आंसर आ गया 5 मिली एम्पियर। तो आंसर आ गया 5, आंसर आ गया 5। इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, बहुत आसान चैप्टर है। चलिए आगे बढ़े। डायनेमिक रेजिस्टेंस का सवाल ये आ गया बेटा आपके पास। आई वी कर्व है, ये I और V है, ध्यान से देखना, ये उल्टा कर्व है I और V। तो बताओ, इसमें बोला द रेशियो ऑफ द डायनेमिक रेजिस्टेंस कोरस्पोंडिंग टू फॉरवर्ड बायस वोल्ट 2 वोल्ट एंड, देखो 2 वोल्ट पे बताना है, यानी कि यहां पे बताना है। तो यहां से देखो इस लाइन का स्लोप निकाल लो, तो ये डेल्टा V बाई डेल्टा I मिल जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस एट 2 वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा V कितना है, 2.1 में से 2 घट गया, डेल्टा I कितना है, 10 में से 5 घट गया, मिली एम्पेयर तो -3 और लिख दो यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 0.1 बाई में 5 × 10⁻³ ओम आ गया। उसके बाद बोल रहा है आपके पास रेजिस्टेंस एट 4 वोल्ट। 4 वोल्ट पूछ रहा होगा, यस 4 वोल्ट। 4 वोल्ट पे देखो ध्यान से, 4 वोल्ट पे जाओगे तो यहाँ पे इसका ले लो स्लोप, ये देखो डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो डेल्टा V आ जाएगा बेटा 4.2 - 4, और डेल्टा I आ जाएगा सर जी आपके पास 250 - 200, और आ जाएगा बेटा आपके पास 10⁻³ क्योंकि मिली एम्पेयर में करंट है। अब आप इनका रेशियो ले लोगे, तो रेशियो लोगे तो बेटा आ जाएगा आंसर दिस बाय दिस करोगे तो R2V अपॉन R4V, रेजिस्टेंस एट 4 वोल्ट। तो किसके बराबर आ गया बेटा, यहां पे आएगा 0.1 बाई में 5, और यहां पे आएगा 0.2 बाई में 50। पॉइंट से पॉइंट कट गया आपके पास, नीचे बचेगा 10, ऊपर चला जाएगा 50। तो 50/10, 5/1 आंसर आ रहा है, बी आंसर आ गया। 5/1 आंसर आ रहा है, यस 5/1 आंसर आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। लीनियर डायोड का सवाल है, खुद करोगे HW, बहुत करा चुका हूं मैं, खुद कर लेना। अब बोला गया इन द गिवन सर्किट V इनपुट इज शोन इन द फिगर, V इनपुट दे रखा है अपने को। फिर बोला द कट इन वोल्टेज ऑफ PN जंक्शन डायोड इतना इतना इज 4, कट इन मतलब नी वोल्टेज दे रखा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द वेव फॉर्म अक्रॉस द डायोड इज, डायोड के अक्रॉस कितना वेव फॉर्म बनेगा आपके पास। तो एक बात बताओ, जब आपके पास ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया, सही है, ये पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया। तो बताइए, तो रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो यानी कि आपके पास D1 के अक्रॉस जो आएगा वोल्टेज, वो आएगा किसके बराबर बेटा, ये पॉजिटिव, देखो ये वोल्टेज पॉजिटिव दिखा रखा है साइकिल को, तो ये भी पॉजिटिव ही तो आपके पास, मतलब पोलैरिटी सेम तरीके से ही है। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास जो वोल्टेज आ जाएगा पहले इतना आएगा, ठीक है। फिर जैसे ही उल्टी साइकिल जाएगी, उल्टी साइकिल जाते ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यस। तो आपके पास ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस कट गया, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बेटा, ये चल देगा। तो बेटा एक वोल्टेज क्या है, पहले प्लस इधर था माइनस इधर था इस V नोड का, अब प्लस इधर है माइनस, उल्टा हो गया मतलब, यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, वोल्टेज निकल के आएगा ये वाला, ऐसा निकल के आना चाहिए, D वाला वोल्टेज आना चाहिए, यस D आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है, 0.6 वोल्ट दिखाएगा आपके पास, क्योंकि उसकी कितनी वोल्टेज कितना है, 0.6 वोल्टेज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब आप कर लेना ये वाले, ठीक है जी। थोड़े बहुत गेट्स के सवाल कर लेता हूं। गेट के सवाल देखो ध्यान से, इन द ट्रुथ टेबल डायग्राम कौन सी वाली ट्रुथ टेबल इसके लिए सही होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, आपके पास यहां पर इन्होंने A डाला, तो यहां पर जाते जाते इसके पास क्या आ गया, A बार गया, यहां पर क्या गया B, यहां पर डाला B, तो यहां पर मिला B बार, और यहां पर एक A मिल गया।
अब ये देखो ये कितना है बेटा, ये है ए डॉट बी बार, देखना ए डॉट बी बार, ये एंड गेट है। ये कितना है ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी। और यहां पर बेटा क्या होगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा बेटा 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 बेटा, ये और गेट है। और गेट का मतलब क्या है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ये कोई गेट भी ऐसा बना होता है, कौन सा बना होता है पता है, ये एक्सोर गेट होता है। कौन सा गेट होता है, एक्सोर गेट होता है। आप देख लो चाहे तो, मैंने कहीं लिख भी रखा हुआ शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद मैंने लिख दिया, ये रहा देख, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार एक्सोर गेट। एक्सोर गेट में क्या होता था, जब दोनों सेम होते थे वोल्टेज वो इनपुट तो जीरो आता था, और अलग अलग होते थे आउटपुट वन आता था। तो यानी कि मैं सीधा सीधा बोलूं तो दोनों सेम होंगे तो ये वाला गलत हो गया, ये दोनों सेम होंगे तो आपके पास ये वाला सी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सी नहीं, सी आंसर नहीं है, एक सेकेंड वापस देख लेते, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो अपनी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या अपनी, नहीं गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये ए गया तो ये ए बार चला गया, ये बी आ गया, सही है। और चलो मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूं, ये लो ए, ये बी, ये आ जाएगा ए, ये मान लेते हैं ए बार, ये आ गया बी बार, ये आ गया ए डॉट बी बार, और ये आ जाएगा ए बार डॉट बी, फिर ये आ जाएगा वाई। तो बता, अगर मैंने 0 0 डाला, 0 1 डाला, 1 0 डाला, 1 1 डाला, तो ए और बी डाला तो ये देखो ए 0 डाला तो ये 1 हो गया, बी 0 डाला तो ये 1 हो गया, ए 0 डाला 1 हो गया, बी 1 डाला ये 0 हो गया, ये 1 डाला तो ये 0 हो गया, ये 0 डाला ये 1 हो गया, ये दोनों 1 1 डाले 0 0 हो गया। अब बताओ, इसका मल्टीप्लाई किया, ए का मल्टीप्लाई किया बी बार से, यानी कि 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0, फिर 0 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0, फिर 1 और 0 का 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, फिर आपने 1 और 0 का मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, सही है। अब ए बार इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 और 0 0 आ गया, 1 और 1 1 आ गया, 0 और 1 0 और 0 0 आ गया, और आपने किया 0 और 1 0 आ गया, सही बात है। अब आप इनको क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो तो बेटा 0 और 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0। मैंने आंसर जो बताया था वही सही था बेटा, सी आंसर आएगा। इसका आंसर चेंज कर लेना बेटा, इसका आंसर या तो टाइपिस्ट ने गलत लगा रखा है या क्या है, ये बी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा, ठीक है, सी आंसर आएगा इसका, ठीक है, इसका सी आंसर बना लेना, क्योंकि मैंने जो बनाया वो एकदम सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाओ, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ए इनपुट है तो ये दोनों ए इनपुट आए तो ए और ए क्या देंगे, ए ही देंगे, है ना, चाहे ए प्लस ए भी ए ही देता है और ए डॉट ए भी ए ही देता है, ये तो पक्का ही है। अब ए और ए दो इनपुट गए तो आउटपुट ए आना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, ए बार आ गया। यहां पर बी और बी गए तो यहां पर आ गया बी बार आ गया। अब बताओ, ये अगर कर्व है, अगर मुझे कर्व दिखाई दे रहा है जो, तो ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया, और गेट हो गया तो ये आंसर आ गया ए बार प्लस बी बार, सॉरी ए बार प्लस बी बार, उसके आगे ये डॉट लगाओ, इसका मतलब होल बार है। अब एक टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल बार क्या होता है बेटा, इसको लिखा जा सकता है ए बार का बार डॉट बी बार का बार, ये आ गया ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी कि ये एंड गेट आ गया। कौन सा गेट आ गया, एंड गेट आ गया। सी आंसर दे रखा है यहां पर, यानी कि इसमें गेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बेटा, इसमें गेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो हमारी टाइपिस्ट ने बहुत गलतियां कर रखी है, अभी हो सकता है ये भी, मैं देख देता हूं। देखो देखो टाइपिस्ट ने कुछ गलतियां कर रखी है क्या, 74 क्वेश्चन था पिछले वाला, हाँ टाइपिस्ट ने गलती नहीं, किताब में गलत दे रखा है बेटा, और कुछ नहीं, टाइपिस्ट ने तो बेचारे ने सही कर रखा है। 75 अपना कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया अपना, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे, ये क्वेश्चन कौन सा है, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द, ये लॉजिक ऑपरेशन है, तो सवाल नंबर ये होगा आपके पास नैंड नोर और एंड, ये डायग्राम गलत बना रखा है भाई साहब ने,
यही तो ना, ये डायग्राम जो है ये इसका है ही नहीं क्वेश्चन का, 31 जनवरी 2024, हाँ यही तो ना, इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है बेटा। आई एम सॉरी, हमारी टाइपिस्ट की तरफ से गलती है, बट माफी मैं मांग लेता हूँ, है ना, कोई बात नहीं। मैं वही सोच रहा हूँ, अगर सवाल या तो सवाल गलत है, आंसर गलत है, दादा गलत नहीं हो सकते भाई साहब, इतना पक्का है। तो देख लो ध्यान से, सवाल कुछ ऐसा है बेटा, ये ऐसा गेट है, ये ऐसा गेट है, और उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे एंड गेट है, एंड के आगे चोंच लगा दी, तो ये नैंड गेट हो गया। अब देख, अभी तुरंत आंसर निकाल देगा भाई तुम्हारा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ए गया, यहाँ पर बी गया, तो यहाँ पर मिला ए बार, यहाँ पर मिला बी बार, तो यहाँ पर ये क्या है, एंड गेट है, तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था, ए बार डॉट बी बार, और उसका होल बार आ गया क्योंकि ये चोंच लगी हुई है। तो इसको लिखा जा सकता है बेटा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, डी मोर्गन्स थ्योरम लगा के, तो ये ए प्लस बी आ गया, और गेट आ गया, और गेट आंसर दे रखा है। सही है, डायग्राम गलत था इसलिए गलत आंसर आ रहा था। अब यहां पर देखो, द आउटपुट ऑफ द लॉजिक इज, तो लॉजिक गेट ये है आपके पास, ये कर्व अगर है, अब इनके सारे डायग्राम में कुछ ना कुछ गलती लग रही है, बट कोई बात नहीं। अगर ये और गेट है, ये और ये एंड है, तो देख लेता हूं बेटा, इसने बोला द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो इज 0 ओनली व्हेन, ये 0 कब मिलेगा ये पूछ रहे हैं। तो बताओ, ये ए है और ये बी है, तो यहां पर क्या मिल गया बेटा, ए प्लस बी, ये भी बी है, ये ए है, ये ए होना चाहिए, ये 1 है, सॉरी ये बी है और ये 1 है, तो बी डॉट 1 हमेशा क्या आएगा बेटा, बी आ जाएगा, बी डॉट 1 क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। अब ये किस में चले गए, और गेट में चले गए, तो ए प्लस बी प्लस में बी, ये वाई आ जाएगा आपके पास, ये वाई आ गया, तो ए प्लस में बी, ए प्लस में बी ही आएगा, बी प्लस बी कितना होगा, बी ही होगा आपके पास कुल मिला के। इसको ऐसे लिख दो, ए प्लस में बी प्लस बी, और b प्लस बी कितना बताया था बेटा, बी ही होता है, तो b प्लस बी हो गया बेटा आपके पास a प्लस बी। तो यानी कि अब इसने बोला कि दोनों आउटपुट 0 कब आएगा, जब a और b दोनों 0 हो जाएं, तभी आउटपुट 0 हो सकता है, अदरवाइज 1 होगा। तो b आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, आ जाओ जी आगे बढ़ जाते हैं। इसने बोला ये वाला गेट कौन से वाला गेट की तरह काम करेगा, तो सिंपल सी बात है भाई साहब, आपके पास सर्किट क्लोज करके देख लो, है ना, ग्लो हो रहा है तो 1 आ जाएगा, क्लोज करने का मतलब 1 हो गया, ओपन करने का मतलब ये, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कब ग्लो करेगा कब ग्लो नहीं करेगा। ये आप होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, इसको होमवर्क कर लेना है। अगला देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है बेटा, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया बेटा। डायोड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आइडियल डायोड मान लो, ये आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस्ड में है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। तो करंट निकलेगा बैटरी से आई, वो निकलेगा V बाय आर, 30 बटे में नेट रेजिस्टेंस, तो 10 और 10 इसको हटा दो, प्लेन वायर बना लो, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है, इसका कोई वो नहीं, फॉरवर्ड में डायोड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये कितना आ गया, 10 और 10 5 आ गया, 5 और 10 15 आ गया, तो 15 किलो ओम है, तो 10 की पावर -3 ऊपर ले जाओ, तो ये आ गया आपके पास 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर करंट यहां से निकला। अब इसने बोला ए और बी के बीच में बताओ, तो 2 मिली एम्पियर यहां से निकला, तो 1 मिली एम्पियर यहां चला गया और 1 मिली एम्पियर यहां चला गया, क्यों, क्योंकि भैया दोनों सेम रेजिस्टेंस है। तो बताइए यहां पर 0 वोल्ट मान लूं तो यहां 30 वोल्ट आ गया, यहां पर 0 वोल्ट मान लूं तो यहां पर कितना होगा कि करंट कितना आ जाए, 1 मिली एम्पियर आ जाए। तो V इज इक्वल टू IR लगाओगे तो V इज इक्वल टू 1 मिली 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपके पास 10 वोल्ट आ जाएगा। तो 10 वोल्ट का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे 10 आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का आ जाएगा। खत्म कहानी, आंसर आ गया, बी आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास एकदम धुआंधार तरीके से हमने सेमीकंडक्टर पूरा कर लिया है बेटा। कुछ क्वेश्चंस लास्ट में एक आधे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपकी और संतुष्टि हो जाए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसमें आपको ये देखना है कि कुछ समय तक पहले ए भी 1 है, बी भी 1 है, फिर कुछ समय के लिए आपके पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, कुछ समय बाद ये 1 है लेकिन ये 0 है, कुछ समय बाद ये 1 है, ये 0 है, इस तरीके से। यानी कि इतने समय के लिए मैंने दोनों को 1 1 दिया, इतने समय के लिए मैंने दोनों को 0 0 दिया, इतने समय के लिए मैंने एक को 0 एक को 1 दिया, अगले समय के लिए मैंने एक को 1 दिया दूसरे को 0 दिया, ऐसे करके चल रहा है। तो आपको देखना है कि आउटपुट किसका बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या सही है, बहुत बढ़िया। तो इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, आपके पास ये वाला अपना हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं, द आउटपुट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन गेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। अगर मुझे एक पास गेट दे दिया गया है तो ये गेट देखो, अब अगर टाइपिस्ट ने सही टाइप किया होता, मुझे भी भाई भरोसा कम लगने लग गया। ये अगर आपके पास नोर गेट है तो बेटा ये ए और ए गए, तो ए प्लस ए हमेशा ए ही देगा, उसका बार क्या देगा बेटा, आपके पास ए बार दे देगा। यहां पर बी और बी, तो बी प्लस बी, बी देगा, बी का बार कितना हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा। अब ये कितना है बेटा, और गेट में जा रहे हैं तो ये आ गया आपके पास ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये आ गया आपके पास। और अब ध्यान से देखो, ये ए बार प्लस बी बार का ये और बार, इसको लिख सकते हैं डी मोर्गन्स थे, ए बार का बार डॉट बी बार का बार,
क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा सर जी आपके पास ए डॉट बी आ जाएगा। अब ए डॉट बी दोनों में जा रहे हैं तो ए डॉट बी ही देना चाहिए, तो ये ए डॉट बी का होल बार आ जाएगा, और इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार आ जाएगा। तो ए बार प्लस बी बार आना चाहिए आपके पास आंसर, लेकिन यहां पर ए बार प्लस बी बार कुछ है क्या? नहीं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डॉट बी का होल बार, इतना तो क्या बहुत है। तो ये कौन सा गेट हो गया बेटा आपके पास, ये हो गया नैंड गेट। नैंड गेट आंसर आना चाहिए, इसने सब कुछ सही बनाया होगा तो यस, नैंड गेट इज द आंसर, नैंड गेट इज द आंसर। क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बेटा इसके अंदर, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके पास, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए ताकि ज्यादा लंबा माइंड मैप भी ना हो। तो ये आपके पास आज हुआ 12th का जर्नी पूरी समाप्त इस माइंड मैप सीरीज की भी। ठीक है जी, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जल्दी से मेन से पहले ये सिलेबस मतलब ये वाला चैप्टर डाल दो, तो ये आखिरी चैप्टर बचा हुआ था मेरे एंड से, और प्लानर के अकॉर्डिंग भी आज ही जाना था ये चैप्टर जहां तक मेरा हिसाब है। तो लगभग हमने टाइमली सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है बेटा। तो आई होप आपको इस पूरी 12th की जर्नी मेरे साथ बहुत मजा आया होगा। आगे भी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही खूबसूरत तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को निपटाते रहेंगे। ये माइंड मैप हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में दिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम मतलब कम से कम टाइम में देने की कोशिश करें। तो जो एक मिला जुला समावेश हम बेस्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए वो हमने किया है। तो यार ये था आपका प्यारा सा चैप्टर और प्यारी सी सीरीज माइंड मैप सीरीज। इसमें फिजिक्स का हो गया खत्म, समाप्ति। तो मिलते हैं अगली बार किसी और नई सीरीज में, किसी नए और क्लास में, या किसी और कभी और मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा, बाय।